एक फीमेल को कई बार लोग ब्लैकमेल करते हैं। आज कुछ वीडियोस या क्लिप्स को लेकर ये ब्लैकमेलिंग का स्कैम चल रहा है। पॉलिटिशियंस होंगे या आपके हायर एंड ऑफिसर्स होंगे, उनका एक प्रेशर आपके ऊपर रहता होगा। पॉलिटिकली सर क्या लगता है, कौन सी पार्टी आप आइडियोलॉजी आपको समझ में आती है कि ये पार्टी शायद कोई एडवाइस या टिप्स पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए कि फोन्स में लॉक हो या किसी से आईडी शेयर ना करें, ऐसा कुछ आपके पॉइंट, एक दो पॉइंट ऐसे कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी तो उनका एक डेवलपमेंट करते रहते होंगे कि अब नेक्स्ट ये इस तरीके से क्राइम को अपन अंजाम देंगे। घटना से कुछ समय पहले एक लिंक भेजी गई, जिस लिंक को उन्होंने क्लिक किया। वो लिंक कस्टमर सपोर्ट के नाम से थी। उसमें एक मैलवेयर था जिसको हम लोग ट्रोजन बोलते हैं। अच्छा। वो ट्रोजन उनके मोबाइल में बैठ गया। सिस्टम का पार्ट तो है, फिर भी जो सिस्टम की सर्विसेज हैं लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये दो चीज़ों का यूज़ ये नहीं करते हैं। सर रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या ये प्रोफेशन कैसे अलग? जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं एकेडमी में, तो हमारा जो पहला साल रहता है उसमें उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी घोड़े को तोड़ा जाता है। इंडिया से करप्शन पूरी तरह खत्म हो सकता है कोई? छोटे छोटे रिटर्न मिले भी। फिर उनको लंबे ट्रैप में लिया एंड फाइनली उनको 3 करोड़ 40 लाख से हाथ गंवाना पड़ा। पिग बुचरिंग भी कहा जाता है, यानी पहले खिला पिला के आपको मोटा किया जाता है और फिर जो है आपको काटा जाता है। सिम स्वैप में क्या होता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, आपने आज हम लोगों के लिए टाइम निकाला। एक अवेयरनेस बोलें या आपसे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए। कैसे हैं सर आप, कैसे हैं पता है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फाइन एंड आई एम गोइंग वेल, थैंक यू। क्या फैमिली बैकग्राउंड है सर, कहाँ से शुरू हुआ आपका ये सफ़र? कैसा बैकग्राउंड था आपका फैमिली में? सब क्या था, स्ट्रगल भरा था या वेल टू डू फैमिली से थे, इजी था ये सब? बताएं सर थोड़ा सा। देखिए, जब से मुझे याद आता है, जब से मैं मुझे होश है या चीज़ें याद हैं, मैं एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का पुत्र था और 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। अच्छा। और मेरे पिता जो थे वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। अच्छा। और बाद में वो IAS हुए और फिर सेवानिवृत्त हुए। पर जो मुझे याद आता है कि जैसा आपने कहा कि वेल टू डू फैमिली, जैसा एक शासकीय सेवक के घर का माहौल होता है, जैसा एक जिसे कहना चाहिए स्ट्रिक्ट पिता। अच्छा। घरेलू माताजी। अरे। और चूंकि 4 भाई बहन थे, हम सबसे छोटा था, तो बदमाशियाँ शैतानियाँ सब चलती थी। हाँ, लेकिन पिताजी जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, चूँकि वो एक गरीब किसान के बेटे थे, उस बैकग्राउंड से वो निकले थे। तो उनके लिए उनके जीवन में लग्जरी, आराम, इन शब्दों का कोई स्थान नहीं था। तो वही स्ट्रिक्टनेस, यानी घर में कोई भी व्यक्ति जो है वो सुबह 8 बजे के बाद सो के उठने वाली स्थिति कभी नहीं बन सकती थी। तो एक स्ट्रिक्ट माहौल में पला बड़ा। फिर जब मुझे याद है कि चूँकि पिताजी का स्थानांतरण जगह जगह होता था, शाजापुर, उज्जैन, गुना, भोपाल, उज्जैन में ही मेरा जन्म हुआ। ओके। और इन सब स्थानों में अलग अलग जगहों पे 1 साल 2 साल ऐसी अलग अलग स्कूलिंग्स चली। फिर इन्हीं सब चीज़ों को देख के पिता को लगा कि शायद एक ही स्कूल में रख के पढ़ाई करवाना, चूँकि उनका तो स्थानांतरण लगातार होता ही था, तो मुझे भोपाल जो है वो पढ़ने के लिए रखा गया। अच्छा। और मैंने जो अपनी, उस समय 11th बोर्ड होता था, एक 8th बोर्ड होता था, एक 11th बोर्ड होता था। 10th और 12th वाला नहीं था कंसेप्ट। तो मैंने अपना 11th जो है वो भोपाल से किया। और उसके बाद उस समय प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, PET जिसे कहते हैं, वो होता था। और वो PET के माध्यम से फिर मुझे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला और मैंने भोपाल से ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की शिक्षा। अच्छा, मींस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा? जी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो सर स्टार्टिंग से माइंडसेट था कि ये फोर्स, डिफेंस और या गवर्नमेंट जॉब में आना, या कुछ लक बाय चांस हुआ? देखिए, एनर्जी लेवल तो हाई था बहुत। अच्छा। और इंजीनियरिंग जो है करने के जब दौर से गुजर रहे थे, तो ये लगता था कि आसमान छू लेंगे। फिर प्री इंजीनियरिंग में एयरफोर्स का एक सिलेक्शन बोर्ड का
अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अब यही किया है। FSB नंबर 4 वाराणसी में मैं अपीयर हुआ। अच्छा। और वहाँ पर टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो प्री फाइनल ईयर में वो सिलेक्शन करते थे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पर चूंकि परिवार में कुछ रिश्तेदार फौज में थे, तो उन सब ने ये कहा कि टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप जाओगे तो संभवतः आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक ग्राउंड ड्यूटी वाले या जो एक्चुअल फौज के लोग होते हैं वो पहुँचते हैं। तो उन कारणों से उसको अवेल नहीं किया, उसको ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद फिर हिट एंड ट्रायल डाला। जैसे मैंने कहा था कि मेरे पिताजी एक ऐसे बैकग्राउंड थे, गरीब किसान के बेटे थे, तो उन्होंने प्रशासनिक सेवा में आए। पर कोई परिवार में ऐसा नहीं था जो ये बता सकता कि आप इंजीनियरिंग करके आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। चूंकि इंटरनेट और मीडिया का जमाना नहीं था, तो ऐसा कहीं आपको सर्च करने में भी ऐसा कुछ ढूंढ सकते आप। तो जो भी आपके आसपास लोग थे उनसे पूछ के, या आपके सीनियर्स इंजीनियरिंग के कॉलेज के, उनसे पूछ के ही आगे बढ़ा जाता था। तो हिट एंड ट्रायल का दौर चला। पहले एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर कुछ पब्लिक सेक्टर्स में जाने की कवायद चली। फिर मैंने मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका एक सब्सिडरी थी, उसको ज्वाइन किया। सबसे पहला मेरा जो जॉब था वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे मैंने वहाँ ज्वाइन किया, चूंकि इंजीनियर था। और उसमें जो कार्य था वो था ऑप्टिकल फाइबर का प्रोडक्शन जो था वो देखा जाता था। ये कब की बात है सर? कौन सी ईयर के? 93 मैं 91 में मैंने इंजीनियरिंग किया। ओके। और 1 साल संभव था UPSC की तैयारी करी। अच्छा। जैसा उस समय होता था कि पिता का रिटायरमेंट था, सेवानिवृत्ति थी 93 में। ओके। भले ही मैं घर पे छोटा था, लेकिन उस समय ऐसा महसूस होता था कि जिम्मेदारी ली जाए। तो मैंने फिर UPSC की तैयारी बंद की और 93 में मैंने ये जॉब जो है इसको ज्वाइन कर लिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर। मैंने वहाँ लगभग 5.5-6 साल सेवाएं दी। पर जब उन सेवाओं को मैं दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं शायद इन सेवाओं के लिए नहीं बना हूँ। और मुझे चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड प्रशासनिक सेवा का था, इसी बीच मेरा विवाह भी हो गया था इंजीनियरिंग के दौरान ही। मतलब जिस सेवा में इंजीनियरिंग सेवा में था उसी में मेरा विवाह भी हो गया था, पुत्री भी हो गई थी। अरे। तो फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना। तो मैंने फिर चूंकि UPSC तो फुल टाइम तैयारी मांगती थी, तो फिर मैंने NPPSC पे स्विच किया। अच्छा। और संभवतः मेरा प्रथम प्रयास ही था जिसमें मैं सिलेक्ट हो गया। चूंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां चल रही थी, शादी हो चुकी थी, इसलिए दूसरा प्रयास देने का कोशिश भी नहीं करी। हाँ, ये जरूर है कि मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं, पर जैसा चयन का तरीका होता है तो मुझे मेरिट के आधार पर राज्य पुलिस सेवाएं मिली। अच्छा। तो आपका जो प्रश्न है कि मैं बाय चॉइस यहाँ आया, संभवतः नहीं, बाय डिफॉल्ट जो मुझे सेवाएं मिली उसको मैंने ज्वाइन किया। फैमिली के बारे में बताइए कि कैसा ट्रीटमेंट मिलता है इस जॉब में, इस सर्विस में? तो आपका बड़ा रुतबा रहता है, लोगों को लगता है कि बड़ी चार्मिंग लाइफ है। घर पे कैसे मैडम आपको कैसे ट्रीट करते हैं? एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह, या एक वहाँ पे भी आपका रुतबा है, या जो नॉर्मल एक क्वेश्चन होता है कि घर आते टाइम धनिया मिर्ची ये सब लेते हुए आ जाना, इसी तरीके का ट्रीटमेंट है या कैसा देखिए, मैंने अपने पिता को जब देखा, चूंकि प्रशासनिक सेवा में थे जी, तो ये जो धनिया मिर्ची वाला कार्यक्रम है जी, वो मैंने पिता को करते कभी नहीं देखा था। अच्छा। पर मैं जब इंजीनियरिंग वाले जॉब में था तो मैं भोपाल में जहाँ रहता था उसी के पास एक हाट लगती थी, तो निश्चित रूप से शाम को हर ऑल्टरनेट डे लगती थी जी, तो मैं वहां जाता था जी। पर जब पुलिस सेवाओं में आया तो संभवतः समय भी इतना नहीं मिल पाता था, तो वो संभव नहीं हो पाया। पर फिर भी मैंने कोशिश की कि मेरे बच्चे जो आए, ये जो जिसे आपने कहा कि दबदबा रुतबा, इससे दूर रहें। मैं अगर फिल्म देखने भी गया तो उनको हमेशा लाइन में लगवा के टिकट लिया ताकि वो ग्राउंडेड रहें और वो रियलिटी के करीब रहें। हाँ, ये जरूर है कि मेरी पत्नी जो है वो, उनके पिता जो थे वो भी राज्य पुलिस सेवा से आते हैं, तो वो भी एक पुलिस वाले की बेटी थी, मैं एक IAS अधिकारी का पुत्र था। तो दोनों ने प्रशासनिक सेवाएं देखी थी और उनकी जो मर्यादाएं होती है वो हम बहुत अच्छे से समझते थे। तो संभव तो वो जानती थी कि इसमें रात्रि गश्त भी रहेगी और इसमें कई बार 2-3 दिन तक जो है ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वो मैं घर ना आ पाऊँ। तो ये सब बातें वो समझती थी, इसलिए उसने जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनको बेहतर तरीके से निभाया मेरी वाइफ ने। और मेरा जो कार्य था वो, चूंकि ऐसी सेवाएं हैं, पुलिस सेवाएं ऐसी समय बहुत मांगती हैं,
तो मैं उसमें लिखता था, मुझे वो कोई समस्या नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने जो कहा कि बच्चों को लेकर या घर पे रुतबा या उसकी बात है, मुझे लगता है कि वो म्यूचुअल ही रहा। मतलब जहाँ पत्नी का रुतबा होना चाहिए उसका रहा, जहाँ मेरा टेरिटरी नहीं मेरा रहा। हाँ, बच्चों को जरूर एक सामान्य जीवन देने का प्रयास किया और संभव तो काफी हद तक उसमें सफल भी हुआ। कोई चाइल्डहुड हॉबी ऐसी, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग, कुछ ऐसा कि जो अभी तक परस्यू करते हो इस बिजी स्केड्यूल को मैनेज करते हुए, कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ड्रामेटिक्स की तरफ रुझान था शुरू अच्छा। से। मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो उज्जैन में लोकमान्य तिलक स्कूल एक है, जी जी। तो वहाँ पर ड्रामेटिक्स में कुछ शुरुआती दौर में बाल गंगाधर तिलक जी पे नाटक खेले और भी अच्छा। अन्य नाटक खेले। बाद में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया तो अंधों का हाथी और तमाम अच्छा। इस तरह के नाटकों में काम मैंने किया। अच्छा। तो वो शौक बरकरार रहा फिर, लेकिन जब सेवाओं में आ गए, पुलिस सेवाओं में, तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव करने का समय मिला। जैसे इंदौर में पहले एक गैंग आता था जिसमें बुजुर्गों को रास्ते में आगे वारदात हो गई ऐसा डर दिखाकर उनके साथ लूटपाट कर लेते थे, तो उस पर एक शॉर्ट फिल्म बना के उनको सिनेमा घरों में भी चलाया। ये एक्चुअल जी। सिचुएशन थी पहले जो आप बता रहे हैं कि डरा के जी, लगातार घटनाएं इंदौर में हो रही थी, तो लोगों को अवेयर कैसे किया जाए। अच्छा। तो उसके लिए फिर एक शॉर्ट फिल्म जो है मित्रों की सहायता से बनाई। अच्छा। और वो शॉर्ट फिल्म सिनेमा घरों में चली, इंटरवल्स में चलती थी वो फिल्म। तो ऐसे प्रयास, फिर साइबर क्राइम की जब डोमेन में मैं आया, वर्ष लगभग 2017 से मैं इस पद पे हूँ। अच्छा। तो वहां पर भी शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से कोशिश की कि अपनी क्रिएटिविटी भी, उसको भी संतुष्ट कर सकूं और अपना प्रोफेशनल गोल भी अचीव कर सकूं। तो यस, ड्रामेटिक्स वाज वेरी क्लोज, नंबर 1। दूसरा, स्पोर्ट्स के प्रति शुरू से रुचि रही, वो अभी भी कंटिन्यूड है। अच्छा। वो मैं मतलब विगत 13 वर्षों से लगभग ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप्स खेलने जाता हूँ। ओह ग्रेट। वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस का कप्तान भी हूँ। अच्छा। बैडमिंटन टीम की अगर बात करें तो वो एक अवसर मुझे पुलिस सेवा में भी लगातार मिलता रहा। और चाहे स्कूल टाइम हो, चाहे कॉलेज टाइम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और फिर ये वाली इंजीनियरिंग की सेवाएं हो, चाहे पुलिस सेवा, हर जगह खेल कूद जो है वो मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा। आपने जैसे बताया स्पोर्ट्स को लेके, रिसेंटली ओलंपिक में देख रहे हैं हम लोग, क्या लगता है सर कि ये जो हमारे इतने कम मेडल्स होते हैं, तो इसमें क्या पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है या इंडियन गवर्नमेंट का रोल है कि ना कोई न्यूट्रिशन था अभी विनेश फोगाट के केस में, वहाँ पे उनको बैकअप देने के लिए पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स में आगे लाइफ नहीं है, कैरियर नहीं है, सरकार से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को हमारे यहाँ, क्या कैसे लेते हैं? देखिए, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पर इतना जरूर कहूंगा कि एज पेरेंट अगर चॉइस आती है कि मेरा बच्चा जो है स्पोर्ट्समैन बने, तो वहां अभी भी मेरा यह मानना है, मैं भी मध्यम वर्ग से ही आता हूँ, एक आम पेरेंट्स जो है हिचकिचाता है अपने बच्चे को फुल टाइम स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में, हिचकिचाता है। मेरा बेटा भी बैडमिंटन खेलता है, मैंने भी खेला। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने लगा था, तो पिता ने ये ऑप्शन दिया था, अच्छा, कि आप फुल टाइम खेलना चाहें तो खेलें, लेकिन सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि बहुत ज्यादा उसको सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना जाता। चूंकि हम लोग आजीविका के लिए कोई एक प्रोफेशन चुनते हैं, बिल्कुल, तो उस समय जब मैं अगर अपने एज ग्रुप की बात करूं तो 2 ही प्रोफेशन थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल जी, फिर उसके अलावा सिविल सर्वेंट्स वाला एक था। तो इसलिए बड़ा जिसे कहना चाहिए संकुचित दायरा था ऑप्शंस का। लेकिन अब मैं पाता हूं कि बच्चों के पास ऑप्शन है। बच्चे न सिर्फ स्पोर्ट्स में करियर बना रहे हैं, बल्कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अन्य तमाम जो है, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, अब मुझे सुनने मिलता है कि बच्चे इसमें भी करियर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो है वो दृष्टिकोण बदला है, और कोई कारण मुझे नहीं दिखता कि अब जो है ये इस फील्ड में भी उठाव आएगा। हाँ, संख्या मेडल्स की कम हो सकती है जी, पर अब परिवार का या पेरेंट्स का दृष्टिकोण अपने बच्चों के प्रति फुल टाइम स्पोर्ट्समैन बनाने में काफी अंतर आया है। और मुझे अगर ऑप्शन मिले और मुझे लगेगा कि वाकई मेरा बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है,
तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं उसको फुल टाइम स्पोर्ट्समैन बनाने में। सर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते ना, इंजीनियरिंग वाला आपने जो फर्स्ट जॉब बताई ना, पुलिस, क्या होते फिर क्या? ये इसका मन तो ये करता है कि पूरे टाइम खेलते रहते हैं। अच्छा। लेकिन उससे अगर मेरी जीवन चल पाता तो मैं शायद वही करता। लेकिन आपको खेल में भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, कमिटमेंट चाहिए और काफ़ी कॉम्पिटिशन भी है उस फील्ड में। पर हाँ, खेल मेरे जो भी प्रोफेशन रहता है उसके आसपास खेल जरूर रहता है। आपने सर अभी बताया कि रात्रि गश्त, टाइम कोई फिक्स नहीं है। कभी ऐसा हुआ सर कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट आपका फंक्शन या इवेंट चल रही हो, फैमिली फंक्शन चल रहा हो, फिर कुछ कॉल आया हो या कुछ ऐसी वारदात हुई हो और आपको इमीडिएटली सब छोड़ के और एकदम वहाँ से निकलना पड़ा हो? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा। फैमिली वाले कैसे रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे, कैसे बैलेंस हो पाती हैं ये सब चीज़ें? देखिए, परिवार, चूंकि मैंने कहा पत्नी का पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वो भी एक पुलिस सेवा के अधिकारी की बेटी थी और बच्चे चूंकि बचपन से चीजें देखते थे तो वो एडजस्टिंग थे। लेकिन नए साल की संभवतः बात है, वर्ष मुझे बहुत ठीक से याद नहीं, संभवतः 2006 था। अच्छा। और मैं CSP विजयनगर के रूप में कार्यरत था। तो नव वर्ष का इवेंट चल रहा था। फिर उसी दौरान खबर आई कि एक साई कृपा कॉलोनी में घर में घुस के डकैती की गई है। 31st नाइट। तो वो जो था वो ऐसा मोमेंट था जब ऐसा लगा कि व्यक्तिगत जीवन, चूंकि पुलिस का 24/7 जॉब में रहते हैं, पर वो जो डकैती थी वो पहली तो थी, लेकिन उसके अगले 1.5 महीने तक हर 6-8 दिन के अंतराल में इस शहर में 8 डकैतियां हुई थी। अच्छा। और चूंकि बहुत हेक्टिक रहता है तो ऐसा लगता था रात में भी नींद आते आते कि कोई कॉल अभी आएगा और बताएगा कि ऐसी घटना हुई, क्योंकि लगातार रात भर जगना पड़ रहा था। और वो 8 डकैतियां हुई। बाद में ये पता चला, पकड़े भी गए कि बांग्लादेश से आए बदमाशों ने लोगों को घरों में जगाते थे और फिर उनको बांधते थे और फिर उनके साथ डकैती डालते थे। तो उस दौरान स्वास्थ्य भी खराब हुआ, लिवर के एंजाइम्स भी बढ़े और चूंकि रात भर जागते थे, नींद का वही नहीं था, स्ट्रेस लेवल हाई हो चुका था, क्योंकि शहर में समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि सबसे खतरनाक उसका जो हिस्सा था कि वो घर वालों को जगाते थे। चुपचाप चोरी करके जाना एक अलग होता, लेकिन वो सबको जगाते थे, एक जगह इकट्ठा करके बांधते थे, डराते थे, फिर वो जो है उस सामान को जो भी ले जाते थे। तो वो घटनाक्रम जो है 2006 से संभवतः 2007 तक चला, जो काफी तनावपूर्ण भी था और चैलेंजिंग भी था। पर इंदौर पुलिस जो है उसमें सफलता पाई, इंदौर पुलिस। इसी से एक चीज और मुझे पूछना है आपसे, अब ये सिचुएशन में जो पॉलिटिशियंस होंगे या आपके हायर एंड ऑफिसर्स होंगे, उनका एक प्रेशर आपके ऊपर रहता होगा। सेकेंडली, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, उन्हें आपको भी ऑर्डर करना है, तो वो कैसे बैलेंस होता है? आपकी पोस्ट ऐसी होगी, नहीं हमें इनसे भी काम करवाना है, ऑर्डर देना है, और बड़े लोगों के ऑर्डर आपको सुनना भी है। कैसे इसको मैनेज करते हैं दोनों चीजों को? मैं मानता हूँ कि काफी भाग्यशाली मैं रहा, क्योंकि जब वो 8वीं डकैती पड़ी, मुझे आज भी याद है, तो पुलिस अधीक्षक के रूप में आदर्श कटियार सर जो थे वो यहाँ SP थे। तो जब स्पॉट पे आए तो उन्होंने पहला प्रश्न ये किया कि तुम इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो। अच्छा। तो फॉर्चुनेटली सीनियर्स ऐसे मिले जिन्होंने ये कोशिश करी कि ये जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को सॉल्व करने में, अपराधियों को पकड़ने में हम कहीं अपने आप की पोजीशन या अपने शरीर का नुकसान न करने, उन्होंने इस बात को ध्यान रखा। स्ट्रेस लेवल वैसे ही हाई था, अगर सीनियर्स और उसको बढ़ा देते तो संभवतः दिक्कत होती। इसमें मैं जरूर एक और क्राइम वर्क का याद करना चाहूंगा। इंदौर में जो मारुति कार के डीलर थे बाहेती जी, उनकी किडनैपिंग हुई थी। ये कौन सी ईयर की बात है सर? 2004 की बात है संभवतः। अच्छा। तो वो एक बिहार के गैंग ने करी थी। अच्छा। और उसमें मुझे लगभग 32वें दिन में घर लौटा था। अच्छा। जिस दिन से गए थे उस गैंग को पकड़ने, उसके 32वें दिन घर लौटा था मैं। उस बीच में संभवतः शायद मेरी बेटी का जन्मदिन भी आगे गुजर गया, सब हुआ होगा। तो ऐसे टफ टाइम्स हर पुलिस अधिकारी, न सिर्फ मेरे, हर पुलिस अधिकारी के करियर में आते हैं, जब आपको व्यक्तिगत जीवन को ताक पे रखना पड़ता है और आप प्रोफेशनल चीजों को आगे बढ़ाते हो, तो ऐसा होता रहता है फाइट वर्क में। पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है सर?
देखिए मेरे को अपना मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रेशर तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन हाँ कभी ना कभी कोई ऐसी बात आती रहती है गाहे बगाए, लेकिन जो आपके सीनियर्स रहते हैं और अगर आप अपनी बात को सही तरीके से रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कारण ऐसा तनाव आ पाता है। पॉलिटिकली सर क्या लगता है, कौन सी पार्टी आप आइडियोलॉजी आपको समझ में आती है कि ये पार्टी शायद हमारे देश की ग्रोथ नहीं देखिए, मैं जो है एक लोक सेवक हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ, और हमारा जो अंग है हमारे को इस सिस्टम में वो एग्जीक्यूटिव है। वी आर नॉट लेजिस्लेटिव, वी आर एग्जीक्यूटिव। तो जो भी पार्टी, जो भी सरकार रहती है, उसके एजेंडे को, उसके आइडियाज को कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा के साथ इम्प्लीमेंट करने का काम हमारा है। तो एग्जीक्यूटिव रहते हुए, लोक सेवक रहते हुए इम्पार्शियल रहना है, और वही हम लोग करते भी हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, हमारा काम निष्पक्ष रूप से लोक सेवक के रूप में कार्य का निष्पादन करना हम करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ पॉलिटिकली एक्टिव थे या? हाँ, मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहा इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। अच्छा। जब मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में था उसका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था। जैसा मैंने कहा, मैं खेल से हमेशा जुड़ा रहा, और पॉलिटिक्स तो नहीं, कम ना उसको एजेंडेस को उठाते थे। अभी मैं राज्य पुलिस सेवा के जो हमारा संगठन है उसका भी अध्यक्ष रहा। अच्छा। तो हाँ, मतलब समय समय पर जहाँ ऐसा लगा कि कुछ बातें हमारे पुलिस मुख्यालय में शासन के सामने रखनी चाहिए, हमने रखी, और उसमें सक्रिय रहा मैं। सर आपकी फील्ड में मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप का आदमी आपके पास आता होगा अपनी परेशानी को लेके। फीमेल्स हो गए, या एक ओल्ड एज पर्सन हो गए, या यंगस्टर्स हो गए। तो जब ये प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं तो कैसे लेते हैं आप? क्या इमोशनली एम्पैथी रखते हैं इन सब चीज़ों में, या एज ए डॉक्टर एक डिस्टेंस बना के केवल एक केस की तरह ही इसको डील करते हैं? मुझे लगता है कई बार शायद आपको इमोशनली भी लोगों से समझना पड़ती होंगी उनकी परेशानी, क्योंकि बिल्कुल आप डिटेच नहीं हो सकते कि ठीक है आपने केस बता दिया, हम लोग काम शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं आपको पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता होगा। बिल्कुल रखना पड़ता है। और चूंकि वो जो व्यक्ति हमारे पास आता है वो निश्चित रूप से, जिसको हम अंग्रेजी में विक्टिम या हिंदी में फरियादी या पीड़ित कहते हैं, तो चूंकि वो शब्द ही ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको पुलिस की मदद की जरूरत पड़ी है। अब वो जब हमारे पास आया है, तो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर जो है वो दो तरीके से ठीक करता है। एक तो ये विश्वास दिलाता है कि आप ठीक हो जाओगे, और दूसरा आपसे ऐसी बातें करता है जिससे आपको लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो हम भी वही प्रयास करते हैं कि पहले तो ये समझें कि उसकी समस्या क्या है। और आपने कहा कि हमारे पास महिलाएं भी आती हैं, युवतियां भी आती हैं, वृद्ध लोग भी आते हैं। तो उनके साथ जिस तरह की भी घटना हुई रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे दूसरे तरह की ऑब्सोनिटी या कुछ हुआ हो, हम उसको उसी एंगल से डील करते हैं। और हमारे पास फॉर्चुनेटली जहां मैं अभी पदस्थ हूँ, लेडी ऑफिसर्स भी पर्याप्त मात्रा में है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि अगर कोई युवती, बच्ची या महिला आई है तो हमारी लेडी ऑफिसर जो है उसको समझे, उसकी बातों को सुने, क्योंकि प्राइवेसी भी जो है एक बहुत बड़ा वो है। लोग चाहते हैं कि वो जो समस्या हमें बता रहे हैं, वो समस्या जो है उसको हम हैंडल करें, डील करें, सॉल्व करें, लेकिन उसका समस्या का प्रचार प्रसार ना हो। तो वो उसको हम उस तरीके से करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करके रखते हैं, और पूरी, जिसे कहना चाहिए, इमोशंस के साथ, पूरी सिंपैथी के साथ हम उनको सुनने का प्रयास करते हैं। अमूमन जो है पुलिस थाना जो होता है जी, उसमें जो कि इतनी सारी एक्टिविटी चलती रहती है, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा आगे संकोच करता है वहाँ जाने से। तो हम ये प्रयास करते हैं कि अगर कोई हमारे पास आया हो तो उसको हम कम से कम ढंग से सुन सकें, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। और ये बदलाव जो है मध्य प्रदेश पुलिस में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। सर आजकल फीमेल्स, या हम बोले कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या एक फीमेल को कई बार लोग ब्लैकमेल करते हैं। आज कुछ वीडियोस या क्लिप्स को लेकर ये ब्लैकमेलिंग का स्कैम चल रहा है। तो इसमें क्या कोई ऐसी हेल्पलाइन या कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें जो आपने बताया कि विक्टिम है या जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप लोगों को अप्रोच कर सकता है? कुछ ऐसा इकोसिस्टम है कुछ? जी बिल्कुल है ऐसा इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है
जिसको हम बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP। ओके उसका अगर डोमेन का एड्रेस वेब एड्रेस में बताऊं तो cybercrime.gov.in। इस पे अगर कोई युवती या महिला या बच्ची जाते हैं तो उसमें इस बात का प्रावधान है कि बिना अपनी पहचान बताए भी अच्छा वो अपनी समस्या जो है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो हम तक पहुंचा सकती है। अच्छा और ऐसा एक मामला हाल में हुआ भी जिसमें कि हमारे पास जब समस्या आई तो हमको ये नहीं पता था कि किसने बताई है। अच्छा पर उसमें देवास का रहने वाला एक युवक था जो उस युवती की छोटी बहन को जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था। ओके तो हमने उस आरोपी को पकड़ा और फिर उस आरोपी ने स्वयं बताया कि वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। अच्छा तो ऐसा कई बार हुआ है कि एनोनिमसली रिपोर्ट करने के बाद भी हमने अच्छी एक कार्रवाई हम कर पाए हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो हमसे वो शेयर करके गई है महिला या युवती, वो जो है वो भी कॉन्फिडेंशियल रहे और संभव यथासंभव जो है हमारी महिला अधिकारी इसको हैंडल कर। कोई एडवाइस या टिप्स पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए कि फोन्स में लॉक हो या किसी से आईडी शेयर ना करें, ऐसा कुछ आपके पॉइंट, एक दो पॉइंट ऐसे कि बहुत देखिए सामान्यतः तो बहुत सामान्य सी बातें मैं बताता हूँ कि जैसे किसी से भी अपने इंटीमेट पिक्चर्स जब आपके संबंध ठीक चल रहे हैं तब आप शेयर कर लेते हो, बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जी आप अगर किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, लैपटॉप शेयर करते हैं या इस तरह की चीजें शेयर करते हैं, तो कम से कम आप ये ध्यान रखें कि आप अपना जो आपके फोल्डर्स फाइल्स हैं उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि कई बार इनके दुरुपयोग की संभावना रहती है। एक बात जरूर मैं और कहना चाहूंगा कि यदि आपके साथ कुछ हो जाए और अगर आप उसको छुपाएंगे या उसको शेयर नहीं करेंगे तो वो आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। इंदौर में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, एक बच्ची का मर्डर हुआ था, उसके परिवार के 2 महिला सदस्य आप थी। उसकी जब डायरी मैंने पढ़ी तो उस बच्ची ने उस डायरी में लगातार ये लिखा था कि आज फिर वो फोन आया, आज फिर मैं दिन भर खाना नहीं खा पाई, और फिर अगले पेज पे फिर लिखा था कि आज तो शायद वो मेरा पीछा कर रहा है। और ऐसा लगा था कि बच्ची का जीना मुहाल हो गया। उस बच्ची का अनफॉर्चुनेटली मर्डर हो गया, लेकिन उस फोन का मर्डर से कोई संबंध नहीं था। फिर हमने जब वो पता किया वो नंबर जिससे कॉल उसको आ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव के 2 लड़के थे जो महिला या युवती की आवाज सुनकर उसको परेशान करने लगे थे और यहाँ तक बोलते थे कि तुम निकलो घर से, तुम निकलोगी कॉलेज जाओगे, हम बाहर ही खड़े हैं। जबकि उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने अपने गांव से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तो चूंकि उस बच्ची ने वो बात किसी से शेयर नहीं करी, तो ऐसा हम अक्सर युवतियों से, बच्चियों से, महिलाओं से कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड से, अपने टीचर्स से अगर उसको शेयर करेंगे तो संभवतः वो सही जगह तक पहुंचेगी। और अगर आप छुपाते रहेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो परेशानी आपकी बढ़ती है। इन सब केस में आपको कौन सा ऐसा केस लगता है कि बड़ा प्राउड फील हुआ हो कि नहीं, इसमें इतना एफर्ट डाला, इतना हार्डवर्क था, बट आपने अचीव किया और आपको फिर उसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया हो कि ये आपका? देखिए सबसे मेहनत जिसमें लगी और जिसमें फीलिंग जो है वो बहुत संतुष्टि की आई, वो थी इंदौर में सीरियल बैंक डकैतीज। वर्ष 2008 और 2010 में 3 बैंक डकैती लगभग 1 करोड़ रुपए की इंदौर में हुई थी। और वो बैंक डकैती इतनी सेंसेशनल थी कि उसको लेकर जो है कई टीमें बनी और मैं स्वयं लगभग 15 से 16 राज्यों में उन डकैतों को खोजते हुए गया। कभी किसी जेल में हम जाते थे, जेल में अंदर जाके क्लिपिंग दिखाते थे, किसी क्राइम ब्रांच के पास जाके बैठते थे, बोलने का तरीका उनका, उनने जो शब्द यूज किए थे उनको शेयर करते थे। और लगभग 2008 में पहली डकैती पड़ी थी, आज भी मुझे दिन भी याद है, वो शायद 12 दिसंबर था। और फिर 2010 में पड़ी। 2012 में मुझे, मतलब मैं क्राइम ब्रांच में था तो हमारी टीम को कामयाबी मिली जब एक मुखबिर आया और उसने कहा कि ये जो क्लिप आप सबको दिखा रहे हैं इसमें एक आदमी को मैं पहचानता हूँ। तो उससे मुझे कैसे जानता है, तो उसने कहा ये मेरे साथ जेल में बंद था मुंबई में। अच्छा। तो उसने पहचाना भी ऐसा है कि उसके पाँव में लचक थी। तो उसने कहा कि ये जो इसके पाँव में लचक है, इसके पाँव में नॉट डली है। अच्छा। क्यों डली है? बोले कार चुरा के भाग रहा था तो कान टकरा गई थी। अच्छा। इतना स्पेसिफिक उसने बातें बताई थी। तो फिर बाद में हम जो है उन्हीं क्लिप्स को लेकर साबरमती जेल गए और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। फिर हम
नवी मुंबई की तालुजा जेल गए जहाँ अबू सलेम जैसे गैंगस्टर्स अच्छा। बंद हैं। और ये देखिए कि आप जो हमारा मेन आरोपी था वो अबू सलेम के साथ ही बंद था। ओ जो बैंक डकैती का आरोपी था वो अबू सलेम के साथ उसी जेल में बंद था। अच्छा। और फिर बाद में वहीं से फिर हम उत्तर प्रदेश गए जहाँ गैंग के बाकी सदस्य थे। उसमें जो तत्समय मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घटनास्थल भी विजिट किया था। और जब ये पकड़ी गई तो वो हमारी टीम से मिलने भी आए और हौसला अफजाई भी की, और ये कहा था भी मैं बहुत चिंतित था भी ये कैसे पकड़ी जाएगी। तो वो एक क्षण था जिसमें बड़ी संतुष्टि मिली कि हम इन बैंक डकैतियों के अपराधियों को पकड़ पाए और बाद में उसमें सजा भी हुई। अच्छा। तो वो जरूर एक संतुष्टि वाला क्राइम वक्त हमारा। ऐसे केस खत्म होने के बाद क्या फिर हॉलीडे प्लान करते हैं या रूटीन लाइफ में नहीं, वापस? जब तक वो केस खत्म होते तब तक बहुत सारे दूसरे केसेस आ चुके होते जी। हैं, तो इसलिए उसमें रूटीन लाइफ ही चलती है। पर हाँ, पूरी टीम को एक संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, रिकॉग्निशन मिलता है। तो जैसे मुझे मेरिटोरियस सर्विस के लिए राष्ट्रपति पदक मिला तो अच्छा लगा। अरे कुछ great। इंटरनेट के इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने में मुझे KF रुस्तम जी अवार्ड मिला, मुझे अच्छा लगा। तो ओके। जब रिकॉग्निशन मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। सर आजकल डिप्रेशन वर्ड बड़ा ट्रेंड करता है लोगों को, इवन जेंजी या बिल्कुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, डिप्रेशन एंजाइटी। आपको कभी फील हुआ है ऐसा कि ये सब छोड़ के कुछ जंगलों में या हिमालय चले जाऊं, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग थी, जैसे मैंने कहा पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उधर पिता की गाड़ी दिखती थी और सारे बच्चे घर में अंदर होते थे। आजकल ऐसा माहौल नहीं मिलता है। तो उस स्ट्रिक्टनेस में पिटाई भी हुई, उस स्ट्रिक्टनेस में ये मान के चला गया कि हम जो है पिटना जो है उसका अपब्रिंगिंग का एक अनिवार्य अंग है। तो ये डिप्रेशन वगैरह संभवतः कहीं दूर दूर तक हमारी लाइफ को टच नहीं किए। लेकिन हाँ, जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो या कोई भी व्यक्ति स्नातक डिग्री पा लेता है और जब जॉब ढूंढता है, तो वो जो समय रहता है वो थोड़ा ऐसा समय स्ट्रगल का जरूर रहता है, जब आपको लगता है कि पता नहीं किस दिशा में जीवन ले जाएगा। और फिर वो डेस्टिनी जो है, जैसे मैंने बताया, हिट एंड ट्रायल, अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक है तो ठीक है, नहीं तो वो हिट एंड ट्रायल से आप जहाँ पहुंचते हो अल्टीमेटली, तो वो जो पीरियड रहता है वो एक संघर्ष का पीरियड रहता है, और वो सभी के जीवन में आना भी चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे आजकल, मैं भी, चूंकि हमने भी कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास एक इमरजेंसी सुसाइड थ्रेट आता है, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो मेटा हो चाहे इंस्टा हो, ये लोग सीधे, मैं नोडल अधिकारी हूँ मध्य प्रदेश का, तो मेरे पास सीधे उनका कॉल आता है कि किसी ने आत्महत्या की पोस्ट करी है। अच्छा। तो हम उस पोस्ट से जुड़ी जानकारी जो है उसको तत्काल डिकोड करते हैं और उस तक पहुंचते हैं, ताकि उसको आत्महत्या करने से, तो हमने ऐसे 3-4 युवक युवतियों को बचाया है। अच्छा। तो हम ये पाते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा जो हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन और बहुत जल्दी हिम्मत हारने वाली बातों की तरफ मुड़ते हैं, जो कि उचित नहीं है। जीवन जो है मूल्यवान वस्तु है, उसको ऐसे कैसे खो सकते हो आप, कैसे कैसे हिम्मत हार सकते हो आप। और अभी जो साइबर क्राइम का भी जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो काफी मात्रा में ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी साइट्स पे कर दे रहे हैं जिनसे उनको बहुत नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल। तो ऐसी स्थितियों में अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना भी बहुत जरूरी है, उस गलती से बाहर आके फिर जीवन को आगे बढ़ाना। तो निश्चित रूप से आज की जनरेशन को जो है थोड़ा सा इस मामले में टची मानता हूँ, एज कम्पेयर टू हमारी जनरेशन, जहाँ इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मिलजुल के, चूंकि इंटरनेट मोबाइल नहीं था, राइट, तो वो जो मोहल्ला जिसमें आप रहते थे और वो जो परिवार जिसमें आप रहते थे, उसका एक सामाजिक ताना बाना था। बिल्कुल। अगर लाइट भी आपके घर में जाती थी तो वो आपके लिए एक अवसर था कि आप खेल सकें बाहर जाके। बिल्कुल सही बात। तो वो जो अपब्रिंगिंग थी या वो जो कल्चर था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस हुआ। अब ऑनलाइन दुनिया आ गई है, वर्चुअल दुनिया आ गई है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है थोड़ा सा टची हो गया। नहीं तो पहले संभवतः ये सब चीजें नहीं होती थी। हाँ, मुझे लगता है ये पिटाई और कॉलेज की रैगिंग दो चीजें बड़ा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में काम करती हैं, जो आजकल दोनों ही मिसिंग है। ना पेरेंट्स इतना डांट पाते हैं, बीट पाते हैं बच्चों को,
ना कॉलेज में रैगिंग वाला पार्ट बताया है ऐसा। सर आपकी फील्ड में ये शूट आउट या एनकाउंटर जैसा साइबर से रिलेटेड ऐसा सिनेरियो नहीं बनता होगा मुझे लगता है, या क्या ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं आपके लिए, या मैक्सिमम टाइम आपका टेक से रिलेटेड रहता है, लैपटॉप्स या इन सब चीज़ों पे जाता है आपका और आपकी देखिए टीम का? साइबर क्राइम की जहाँ तक बात है तो जो भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स अभी तक मैंने अपने इस साइबर के कैरियर में देखे हैं, वो अमूमन बहुत ज़्यादा ऐसे रेजिस्टेंस देने वाले नहीं रहते। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ जब हमारी टीमें पकड़ने जाती हैं और रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे लो मेवात वाला इलाका है, वहाँ मिलता है हमको रेजिस्टेंस। भरतपुरा हुआ के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ हम सेक्सटॉर्शन के आरोपी ज़्यादातर ओके, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। जामताड़ा वगैरह में भी हमारी टीमें गई हैं, अच्छा उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। अच्छा लेकिन साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो नॉर्मल जो क्रिमिनल होते हैं जी, उनकी तुलना में उतना रेजिस्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा। हाँ जी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कुछ मामलों में जो साउथ अफ्रीकन नेशनल्स थे उनको भी पकड़ने की नौबत आई, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके तो उनको पकड़ने में जरूर हमारी टीम को थोड़ी सी मशक्कत लगती है। जी, तो ऐसे कई केसेस हुए जिसमें उन लोगों को भी पकड़ा गया, तो वहाँ थोड़ी मेहनत हुई। लेकिन नॉर्मल क्राइम में जिसमें मर्डर हुआ है, डकैती हुई है, इनको पकड़ने में जो जिस तरह की बात आप कर रहे हैं एनकाउंटर या वो, उनकी संभावनाएं ज्यादा रहती है। सर साइबर क्राइम जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या साइबर क्राइम जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी तो उनका एक डेवलपमेंट करते रहते होंगे कि अब नेक्स्ट ये इस तरीके से क्राइम को अपन अंजाम देंगे? तो ऐसा कोई ग्रुप है या कोई इनका लीडर है जो इन्हें इन सब चीज़ों में ट्रेन करता है, या ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह है? जैसे आपने जामताड़ा का बताया कि जो एक फिशिंग वाला पार्ट था वो वहीं से ऑपरेट हो रहा था, हमने वेब सीरीज में देखा है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कोई ऐसी जगह जहाँ से ये चैनलाइज होता है, या ऐसा नहीं है? देखिए मैं चूंकि वर्ष 2007 से इस डोमेन में हूँ, तो लगभग अगर 7 से आप 24 तक का सफर देखेंगे तो लगभग 17 साल से मैं ये डोमेन देख रहा हूँ। जी 2007 में हम ऑर्कुट हैकिंग के केसेस करते थे। अच्छा, ऑर्कुट एक जी, सोशल मीडिया बिल्कुल, प्लेटफॉर्म बिल्कुल। होता था, और आज जब हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये काफी इसमें चेंजेस आए। पहले किसी भी व्यक्ति को डरा के कि आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, उसका एटीएम का डिटेल लेना, उससे ओटीपी लेना एक सामान्य थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जागरूकता आई तो लेना आसान नहीं रहा, तो ठगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। ठगों ने दूसरे तरीके अपनाए, जैसे आपने कहा कि फिशिंग लिंक्स भेजना शुरू किया, केवाईसी अपडेट के नाम पे बिजली बिल कट जाएगा बिजली उसके नाम पर, और तमाम वो अब लेटेस्ट जो मतलब हफ्ता भर पहले का आपको जो ट्रेंड बता रहा हूँ, जिसमें कि जो कस्टमर सपोर्ट के नाम से आपको लिंक भेजी जा रही है जो कि ट्रोजन है। ट्रोजन मतलब वो आपके मोबाइल पे बैठेगा और आपके मोबाइल से सिलेक्टिवली जो भी चीज़ है उसको चाहिए वो ले लेगा। तो अगर आपने वो लिंक क्लिक कर ली, हाल ही में डॉक्टर साहब के साथ हुआ कि उनके अकाउंट से 2,90,000 रुपए चले गए। अच्छा, सुबह 5 बजे उनको मैसेज आया। ओके, उनका ये कहना था कि मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो सुबह 5 बजे कैसे चले गए। तो फिर जब हमने उसका तकनीकी परीक्षण किया तो ये पाया कि उनको घटना से कुछ समय पहले एक लिंक भेजी गई, जिस लिंक को उन्होंने क्लिक किया, वो लिंक कस्टमर सपोर्ट के नाम से थी। उसमें एक मैलवेयर था जिसको हम लोग ट्रोजन बोलते हैं। ओके, एंड्रॉइड फोन था उनका। ओके, वो ट्रोजन उनके मोबाइल में बैठ गया मतलब सिलेक्टिवली मोबाइल से जो चीज वो मांग रहे थे ठग लोग, वो यहाँ से देने लगा। तो इनके ओटीपी जो आ रहे थे वो रीडायरेक्ट होने लगे, ओ, प्लस उस गैजेट के अंदर जितना मटेरियल था उसका एक्सेस उनको मिल गया। तो उन्होंने उसमें ढूंढा तो उसमें उनका आधार कार्ड था, उन्होंने सेव कर रखा था अपने मोबाइल में। अच्छा, तो उस आधार कार्ड से उन्होंने इनके नाम का बैंक में जो अकाउंट था उसका एक बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करने में आधार से ऑथेंटिकेशन किया, ओटीपी चूंकि मैलवेयर आ गया था तो ओटीपी जा रहा था, तो वो ऐप उधर डाउनलोड हो गया ओके, और उसी ऐप से इनके खाते से 2,90,000 उन्होंने खींच लिए। अब पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर साहब को ये बात तब समझ में आई जब हमने उनको टेक्निकली बताया कि ये आपके मोबाइल में ये जो लिंक है ये आपके ओटीपी भेज रही है, और जिस नंबर में भेज रही है जब उसकी पड़ताल की तो वो झारखंड के देवधर और गिरिडीह के आसपास से ऑपरेट हो रहा था। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज, अब बाकी सोशल इंजीनियरिंग से डर दिखा के लालच दिखा के ये तो चल ही रहा है। जैसे डिजिटल अरेस्ट क्या है, बेसिकली डिजिटल अरेस्ट आपको डरा के और आपसे पैसा लेने की प्रक्रिया है।
अदरवाइज डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। कोई आपको कैसे अरेस्ट कर सकता है, और डिजिटल अरेस्ट तो मतलब बिल्कुल ही अजीब सी चीज है। पर उसमें भी करोड़ों रुपए लोगों के जा रहे हैं, लाखों रुपए लोगों के जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग से पुलिस की वर्दी पहनकर, लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज की वर्दी पहन के लोगों को डरा के और वो पैसे लेने, तो हर वो तरीका जिससे कि वो आर्थिक लाभ उनको हो सके ठगों को, वो अपना रहे हैं। आप कई बार ऐसे फोन भी आते हैं कि आपके बेटे या बेटी को थाने में बिठा रखा है, उसने रेप केसेस में वांटेड है, इस टाइप की। तो ये सब डर के तरीके हैं। तो डर, लालच और इग्नोरेंस, ये तीन चीजों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और इसी के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है। सर, हम लोगों की सोसाइटी में एक नैरेटिव्स बना हुआ है, पुलिस को देख के डर जाते हैं एकदम से लोग। कुछ किया भी नहीं होगा बट पता नहीं कुछ है क्या, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक अच्छा पहलू ये है कि पुलिस की जो संख्या है वो सीमित है। अगर ये पुलिस का ऑरा या इसको डर आप जो कह रहे हैं, अगर ये ना हो तो थोड़ी संख्या में पुलिस जो है इतनी बड़ी एरिया को कैसे डोमिनेट करेगी, इसका ये पॉजिटिव पहलू है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, चूंकि हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान थाना प्रभारी का चार्ज भी मिलता है, तो मैं एक नर्मदापुरम संभाग जिले के एक छोटे से थाने का थाना प्रभारी बनाया गया। तो मैंने ये पाया कि मेरे पास टोटल 13 लोग थे। मतलब मुझे मिला के टोटल 13 लोग थे और 270 गांवों को वो थाना कैटर करता था। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये ऑरा या डर पुलिस का वर्दी का ना हो तो कैसे डोमिनेट करेंगे। ये इसका पॉजिटिव पहलू है। अब नेगेटिव पहलू की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें ये जरूर है कि पुलिस ने भी समय के साथ उसमें काफी सुधार किया है कि थोड़ा सा आम आदमी जो है समाज का, वो थाने जाने में संकोच करता है। लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए महिला थाना आ गया, या अलग अलग सीनियर सिटीजन के लिए उसके ग्रुप्स बन गए, रक्षा समिति बनी जिसके माध्यम से समाज को थाने से जोड़ा गया। कई ऐसी एक्टिविटी कम्युनिटी पुलिसिंग में पुलिस ने की है जिससे की कोशिश की है कि समाज जो है वो अलग ना माने, क्योंकि पुलिस वाला भी उसी समाज में से निकल के आया, उसी समाज का बेटा या बेटी वो पुलिस वाला भी है। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे वो चीज जो है जाएगी। हाँ, चूंकि हमारा जो रोल है पुलिस का सोसाइटी में, वो गलत काम को रोकना है, तो निश्चित रूप से एक भय का वो तो एंगल तो आता है। पुलिस को देख के थोड़ा डर तो आता है, क्योंकि पुलिस प्रिवेंटिंग एजेंसी है। राइट सर, किसी बात का रिग्रेट है लाइफ में कि ये एक्ट गलत हुआ हो किसी को लेके, या कुछ ऐसा? देखिए, जब आप पुलिस सेवा में होते हैं, क्राइम वर्क करते हैं, तो गाहे बगाहे कई बार छोटी मोटी गलतियां आपसे होती रहती हैं, और जीवन जो है उन गलतियों को सुधारने का समय भी देता है। चूंकि पुलिस में जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी गंभीर किस्म की रहती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत व्यक्ति भी जो है आपके क्राइम वर्क में बीच में आ जाता है। तो यस, छोटे छोटे हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा रिग्रेट जो है, ऐसी कोई बड़ी गलती संभवतः नहीं हुई है। सर, रिसेंटली हमने देखा ओलंपिक में विनेश फोगाट का 100 ग्राम्स वेट के कारण वो डिस्क्वालीफाई हुई। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस में कुछ हुआ कि 99% तक आप अचीव कर पाए थे आपका टारगेट, और फिर एकदम से कुछ हुआ और सब बिगड़ गया हो? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है क्राइम वर्क में। मतलब मुझे अभी भी याद है, एक लेडी थी, उनका मर्डर हुआ था संगीतागंज इलाके में, और वो मर्डर जो है उसको डिटेक्शन के बहुत क्लोज हम थे, और फिर जो है कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। आज भी वो अनडिटेक्टेड ही है। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि ये जो है बस ओपन होने ही वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसा अक्सर हो जाता है, क्योंकि लग रहा था कि बहुत क्लोज है, लग रहा था कि ये बिल्कुल सही लाइन है, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो उसको नहीं सॉल्व कर पाए। तो हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो ठीक है, या आपकी क्या राय है, बस ये समझना चाह रहा हूँ मैं। इंडिया में पॉलिटिशियंस हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सिस्टम का पार्ट तो है, फिर भी जो सिस्टम की सर्विसेज हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये दो चीज़ों का यूज़ ये नहीं करते हैं, जबकि ये सिस्टम का पार्ट है। क्या आप? देखिए, अब मैं इसका जवाब, जब हमारी जनरेशन बड़ी हो रही थी तो लिमिटेड स्कूल्स थे। मैं संभवतः
शासकीय स्कूल में भी पढ़ा हूँ स्कूलिंग के दौरान जी और इंजीनियरिंग मैंने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय से की। ठीक है, लेकिन आपकी बात को मैं डिनाई भी नहीं करता। जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने लगी, एजुकेशन के और नए एवेन्यूज खुलने लगे, पीपल केम अप विथ गुड इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे सुविधाएं ज्यादा थी, जहाँ फैकल्टी जो थी वो चूंकि जो भी कारण रहा हो, या तो उनको रेम्यूनरेशन अच्छा मिल रहा था या जो भी था वो वहां पर थी। तो जैसे आप जब इलाज के लिए जाते हैं तो आपके पास NYH का भी ऑप्शन है और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी ऑप्शन है। तो लगभग वही स्थिति बनी। जब दूसरी भी अच्छे स्पेशलाइज्ड चीजें आने लगी तो लोग स्कूलों की तरफ, जो प्राइवेट स्कूल्स थे या जो ऐसी शिक्षा ऑफर कर रहे थे, उनकी तरफ मुड़े। तो ये तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे कंपटीशन आया तो वैसे वैसे ये स्थिति बनी। लेकिन हाँ, जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तब ऐसी बहुत स्थितियां नहीं थी। गवर्नमेंट स्कूल में वी आर ओके विद इट, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स थे। गवर्नमेंट स्कूल्स में ही अच्छे टीचर्स थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अच्छे डॉक्टर्स थे। वो स्थितियां थी। अब स्थिति में परिवर्तन आया, इसको जरूर मैं एग्री करता हूँ और चेंजेस आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो टीचर्स या डॉक्टर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम, जो एक्सपोजर गवर्नमेंट सिस्टम में है वो शायद कहीं नहीं। मैं एक बार एम्स इलाज कराने गया था, मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा, वो ओपीडी में बैठे थे, लगभग 250 लोग उनकी ओपीडी के बाद भीड़ लगाए हुए थे, इसमें निहायत गरीब व्यक्ति भी था। एंड वो डॉक्टर साहब उसी टेम्पो से सभी को उतना ही टाइम दे रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि मैं कहीं किसी परिचय के थ्रू उनसे मिल सकूं। उन्होंने मेरे से कहा कि आप 10 मिनट बैठिए, और उस 10 मिनट में जो मैंने देखा, उन्होंने पूरे सम्मान से हर व्यक्ति का इलाज किया। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। तो जो शासकीय सिस्टम में लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो भाड़ा टाल रहे हैं या कर रहे हैं, वहां भी बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं और बहुत ही संवेदनशील लोग हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सिस्टम के दोनों पहलू हैं, बिल्कुल है। सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉ लगता है आपको? एक सबसे बड़ी चीज जो आपको यदि कुछ ऐसा मिले तो वो चेंज करके, और क्या एक चीज आप सबसे पहले ऐड करना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक पॉइंट मैं खुद से रिलेट करता हूँ सिस्टम को, कि मैं क्या बनना चाहता था। इसका ऑप्शन जो था वो मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन थे। पहले भी मैंने बताया, इंजीनियर बन जाओ, मेडिकल कॉलेज चले जाओ, नहीं तो फिर आप डफर। यानी बड़ी स्पष्ट बात है कि उस समय आर्ट्स साइड से जो व्यक्ति जाता था उसको थोड़ा सा ऐसा देखते थे कि ये कुछ या इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं कर पाया तो संभवतः जा रहा हूँ। तो वो जो स्थिति है, मान लीजिए मैं आई एम गुड एट मैकेनिक्स, तो मैं मैकेनिकल की चीज पकड़ूंगा। आई एम गुड एट समथिंग एल्स, बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में बना, पर ये बाई चॉइस नहीं था। ये बाई चॉइस नहीं था, आज भी बोलता हूँ मैं, ये बाई चॉइस नहीं था। इफ गिवन अ चांस मैं शायद दूसरा कोई कैरियर चुनता, लेकिन अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। अब अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को उनकी मर्जी से करने दिया जो वो चाहते थे करना, अब वो स्थितियां आ रही हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो यही है कि आपकी जो एजुकेशन है वो उसी फील्ड की हो जिसमें आप अपना पैशन रखते हैं या आप आपका इंक्लिनेशन रखते हैं, और फिर उस व्यक्ति को वहां से जब वो निकले तो उस लाइन का वो मास्टर होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली जो है, हम बड़ी संख्या में, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले तो इतने खुल गए कि 70 इंदौर में, 70 भोपाल में, तो जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफर कर गई। तो इसलिए एजुकेशन ऐसी हो जिसके एक मापदंड स्थापित हो कि भाई इससे कम मापदंड वाली एजुकेशन नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड उसका मेंटेन होना चाहिए, और वो लिंक्ड हो, वोकेशनल उससे लिंक्ड हो, भाई इसको प्रोफेशन जो चाहिए। और ये जिंदगी भर यही, इफ अगर मैं फिटर का काम सीख रहा हूँ तो मुझे फिटर पे ही जिंदगी गुजारनी, वो वाला लिंक होना चाहिए। वो सोच ही नहीं है, वो सोच है नहीं। अभी तो सेफ होने वाली सोच है कि मैं कैसे पढ़ाई करके सेफ हो लूँ, या मुझे एक मिनिमम वो मिलने लगे। और ये इसी तरीके से मैंने अपना प्रोफेशन, मतलब जब इंजीनियरिंग किया तो इसी तरीके से किया। तो वो चेंज होना चाहिए, और संभव तो हो भी रहा होगा, क्योंकि बच्चों को अब ऑप्शंस हैं बहुत सारे। जब मैं हाल ही में किसी बच्चे का सुन रहा था क्या करने जा रहे, तो बोले लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज तो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि लिबरल आर्ट्स में भी कोई एजुकेशन लेता होगा। तो यस, थिंग्स आर चेंजिंग, चीजें बदल रही हैं, अच्छे के लिए बदल रही।
एक सर प्रैक्टिकल नॉलेज या फील्ड बेस्ड नॉलेज भी थोड़ा सा हमारे सिस्टम में शायद जैसे फॉरेन कंट्रीज में गैप ईयर का कल्चर होता है, वो 10th 12th के बाद साल भर केवल चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लाइक किसी का एडवोकेसी में इंटरेस्ट है तो वो पर्टिकुलर कोर्ट में जाएगा, या आपने जैसे बताया पुलिस स्टेशन है तो वो आएगा। ऐसे कल्चर है, तो वो भी हम लोगों क्या शायद इतना इंजीनियरिंग कॉलेज तक आने के बाद हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक विजिट नहीं करते हैं लोग। एनीवे सर, स्पिरिचुअली कैसे करते हैं हम पूजा पाठ, या बड़ा प्रैक्टिकल लेते हैं लाइफ को कि क्या? नहीं, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक हूँ। पर जितना समय मिलता है उसमें जो छोटी मोटी पूजा करता हूँ वो करता हूँ। बाकी जो मेरी पत्नी है वो बाकी काम वो कर लेती है। पर हाँ, मैं आस्तिक हूँ एंड आई ट्राई टू डिवोट एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पर डे। ओके, जब भी मतलब स्थितियाँ बनती हैं तो मैं करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे जीवन में चल रहा है अच्छा बुरा, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कभी फील हुई कोई ऐसी डिवाइन पावर, या कि कोई ऐसी सिचुएशन कि आज कुछ तो ये चमत्कार वाला था, मैं तो नहीं था, ये कुछ हुआ जो कुछ था ऐसा? इस तरह की घटनाएं हुई हैं कई बार। किसी एक पर्टिकुलर घटना को तो नहीं मैं यहाँ पे उदाहरण दे पाऊंगा, पर हाँ कई बार ऐसी सिचुएशंस थी जो लग रहा था कि ये कैसे हो गया, और फिर ईश्वर की तरफ देखा कि संभवतः उसकी मर्जी थी। तो यस, ऐसी घटना मैं मानता हूँ कि ईश्वरी शक्ति है जो कराती है, तो मानता हूँ। सर, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या ये प्रोफेशन कैसे अलग दिखता है? जैसे हम मूवीज में देखते हैं तो कोई एक अलग उसका नैरेटिव बना हुआ है, और कोई ऐसी मूवी आपको ऐसा लगा कि नहीं इसमें हमारा प्रोजेक्शन बहुत गलत दिखाया, ऐसा होता नहीं है बट इसमें तो इस टाइप से दिखाया है। देखिए, सीआईडी एक सीरियल आता है जिसमें पुलिस को लेकर, तो उसमें जिस तरीके जादू से कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, वो सब चीजें देख के लगता है कि ये तो रियल लाइफ है। ऐसा हो नहीं पाता है इतनी जल्दी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है, उसका जो चूंकि उनके पास थोड़ा समय रहता है, थोड़े समय में उनको अपना एपिसोड भी पूरा करना है, उसका मकसद भी पूरा बताना है। अदरवाइज रियल लाइफ में वो संभव नहीं हो सकता। एक वो बात। दूसरी बात ये है कि जो रियल लाइफ में दिखाते हैं कि पुलिस वाला जो है उसकी जो इमेज है, जो सिंघम टाइप की इमेज दिखाते हैं, ऐसा जो है अमूमन कम ही होता है, क्योंकि आप एक सामाजिक ताने बाने में काम कर रहे होते हो और सारे अन्याय आपके साथ हो रहे हैं और आप पूरे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो। इस टाइप की चीजें बहुत कम होती हैं। हर पुलिसकर्मी जो है अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि वो समाज में जो क्राइम है उसको रोक सके, क्राइम वर्क में अपना योगदान दे सके। लेकिन वो बाकी ये चीजें जो चूंकि जनता को अपील करती हैं तो संभवतः वो बनाई जाती हैं काल्पनिक, इसीलिए उसमें लिखा भी जाता है कि ये काल्पनिक है। लेकिन रियल लाइफ में इट इज टफ, रियल लाइफ में इट इज टफ। और रियल लाइफ में तो आपका जो हीरो है वो 2-4 गोली लगने के बाद भी हंसता रहता है, तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। रियल लाइफ इट इज टफ। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या डार्क साइड है, क्या इसका प्लस पॉइंट है? आप पुलिस की बात कर रहे हैं कि साइबर की बात? सर, एज अ मतलब डिफेंस फोर्स, साइबर, पुलिस, सब चीज़ों का आपको सब चीज़ों की नॉलेज है। आपने बताया पहले, इससे पहले साइबर के पहले अलग आपका डोमेन था, फिर साइबर में है, इवन राष्ट्रपति पुरस्कार वाला था, तो वो एक आपका एक है। तो मुझे लगता है आप सब चीज़ों पे गाइड कर पाएंगे जो स्टूडेंट एज अ फिटनेस पे, जो हम जब Tier 2 सिटी में जाते हैं तो वो फिजिकली ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं हमें भर्ती में जाना है, सेना में जाना है, तो एक वो एंगल है। फिर पढ़ाई भी करना है, फिर आपने जो स्ट्रगल्स बताए अपने लाइफ के वो हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे आपको कि ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, मेरे पास अक्सर आते भी हैं बच्चे, क्योंकि 2 कारणों से आते हैं। साइबर क्राइम का आजकल बच्चे जो हैं अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये स्पष्ट नहीं है कि मैंने जो डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है साइबर का, उससे मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं अक्सर उनको बताता हूँ कि पुलिस में प्रवेश के 4 रास्ते हैं: कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और आईपीएस। ये 4 लेवल हैं जिसपे कोई भी व्यक्ति पुलिस में प्रवेश कर सकता है। जहां तक साइबर क्राइम एक्सपर्ट की बात है या साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात है,
ऐसी अलग से कोई सेवाएं अभी तक नहीं बनी है। अच्छा, आपको इन चारों लेवल पे, जो मैंने चारों लेवल बताया, इन्हीं में से किसी एक लेवल में एंट्री लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जो है आप अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकते हैं। ओके। लेकिन अभी जाकर कुछ नए ऑप्शंस खुले हैं, जिसमें हमारी जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उसमें साइबर फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स को लिया जा रहा है। ओके। देश भर की लैब्स को अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में भी अब आवश्यक रूप से हर कोई व्यक्ति जो है अपने उस कॉर्पोरेट के लिए एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रख रहा है, सीसो उसको बोलते हैं वो। ओके। तो वो कुछ नए ऑप्शंस उनके लिए खुले हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जिस भी व्यक्ति को पुलिस या डिफेंस की सेवाओं में आना है वो अति महत्वाकांक्षी ना रहे, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक परिधि है। उस परिधि में, उस अनुशासन में उसको पूरे जीवन चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो साल 2 साल बाद वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो फोर्सेस में, यूनिफॉर्म फोर्सेस में खासकर डिसिप्लिन और वो जो उसका पूरा एक फ्रेमवर्क है उसी के अंदर चलना पड़ता है। जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं एकेडमी में, तो हमारा जो पहला साल रहता है उसमें उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी घोड़े को तोड़ा जाता है। अच्छा। यानी घोड़े को तोड़ के उस अनुशासन के अनुरूप बनाया जाता है जिसमें अब उसको जीवन भर चलना है। तो हम लोगों को वहां ब्रेक किया जाता है कि हम जो लेके आए थे पीछे से उसको छोड़ के अब इस फील्ड में जो है कैसे जाना, कैसे अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना, कैसे आपको अपना व्यक्तिगत जीवन जीना है, किस अनुशासन में आपको आगे रहना है, वो सब बातें जो हैं इन फोर्सेस में। तो इस फोर्सेस में ग्लैमर को देख के सिर्फ कोई आ रहा हो तो वो गलती कर रहा है। संभवतः उसको ये बात समझना चाहिए कि इन फोर्सेस का अपना एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। शायद वो डिसिप्लिन के कारण ही यूनिफॉर्म का चार्म है, एक जो आपने बताया कि ब्रेकिंग ऑफ हॉर्स। तो वो क्या होता है सर ट्रेनिंग में, कुछ बताएंगे क्या रूटीन? ट्रेनिंग में रगड़ाई होती है बेसिकली। अच्छा। मतलब जो फिजिकली भी खूब सारी आपकी रगड़ाई, सुबह 4:30 बजे से आपका शेड्यूल चालू होता है और 4:30 बजे उठ के और शाम कब हो जाती, कब हम बेड पे चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो वो इसलिए जरूरी है कि आपको सोचने समझने का समय नहीं दिया जा रहा, आपको उसमें ढाला जा रहा है लगातार। तो जहाँ एक बार आपको शारीरिक रूप से टफ बनाया जा रहा है, वहीं आपको दिन में जो कानून की बातें पढ़ाई जा रही हैं वो भी आपके दिमाग में बिठाई जाती है कि किस फ्रेमवर्क में आप जा रहे हैं। और फिर जैसा आपने कहा कि फिर हमको थानों में और दूसरी जगहों में अटैच किया जाता है ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली हम उसको लॉ को कैसे इन्फोर्स कर रहे हैं, कैसे क्राइम को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम कोर्ट तक अपनी जो हमने काम किया है इन्वेस्टिगेशन उसको कोर्ट तक कैसे ले जा रहे हैं सक्सेसफुली। वो सब चीजें जो है, क्योंकि दूर से देखने में तो जो पिक्चरों में दिखता है वो ही लगता है उसको कि पुलिस है किसी भी युवा को, पर जब वो आता है सिस्टम में तो उसको उस पूरे फ्रेमवर्क में ही चलना पड़ता है। तो कहीं कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति आ जाता है तो फिर इसमें एक एस्पेक्ट और आया है। अभी हमारे चूंकि समाज में बच्चे और युवा पढ़ गए हैं काफी, तो जैसे हमारे कांस्टेबलरी में भी आपको एमटेक मिल जाएंगे। अच्छा। सब इंस्पेक्टर रैंक में एमटेक मिल जाएंगे, डीएसपी रैंक में एमटेक मिल जाएंगे, आईपीएस में भी एमटेक मिलेंगे। तो पढ़े लिखे लोग आपको हर रैंक पे मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो उतनी शिक्षा लेके आया है तो क्या उसका अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो गया? क्योंकि कल को फिर वो परेशान रहेगा कि मैं तो इतना शिक्षित था। तो वो सब बातों का भी युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है, उसको बेहतर कहीं जॉब मिल रहा है तो उसको फिर वो ऑप्ट करना चाहिए। इंडिया से करप्शन पूरी तरह खत्म हो सकता है कोई? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप जो है ट्रांसपेरेंसी इस उसमें कि आप मैनुअल जो इंटरेक्शन है उसको जितना मिनिमम करते जाएंगे। यानी मान लीजिए कि मुझे कुछ भी एक्टिविटी गवर्नमेंट साइड से चाहिए तो मेरे को सिर्फ टच ऑफ बटन से वो हो जाएगी, जो फीस उसकी है वो हो जाएगी। अगर मैनुअल इंटरेक्शन आप कम करते जाएंगे तो एक वो स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व लोग हैं, इफ दे आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज या उनका जो है, आई डोंट थिंक कि कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन फेसलेस सिस्टम जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट जरूर कर सकता है। साइबर क्राइम में अभी लेटेस्ट क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं? जैसे अभी रिसेंटली हम लोग जब इसके लिए रिसर्च कर रहे थे तो हम पढ़ रहे थे वेबसाइट डिफेसमेंट कुछ होता है, या आप बताएं क्या आपने 1-2 केसेस? देखिए, इसको अगर मैं इसका तर्जुमा या उसको शॉर्ट कर दूं मैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स सबसे ज्यादा हो रहे हैं।
पहले जब साइबर क्राइम शुरू हुआ था, क्योंकि मैं 2007 से देख रहा हूँ, तो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स ज्यादा आते थे कि किसी ने ऑब्सीन कुछ प्रोफाइल बना लिया, किसी ने फेक प्रोफाइल बना लिया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बढ़े, क्योंकि नेचुरली जो चीज यूज में ज्यादा आती है उसका मिसयूज होने की भी संभावना रहती है। तो अभी जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है इसमें दो तरह के फ्रॉड्स सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाइज, मनी वाइज। एक ये कि फर्जी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ऑनलाइन फॉर्म्स बना के और लोगों को इन्वेस्ट करा के एक डैशबोर्ड दिखता रहता है। जैसे रिसेंटली एक व्यक्ति आया जिनने 3,46,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा। टेलीग्राम पे एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप मिला उनको जिसने बताया कि बहुत आपको अट्रैक्टिव जो है रिटर्न्स मिलेंगे। शुरू में उनको छोटे छोटे रिटर्न मिले भी, फिर उनको लंबे ट्रैक में लिया एंड फाइनली वो उनको 3,46,00,000 रुपए से हाथ गंवाना पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप 3,46,00,000 इन्वेस्ट कर चुके थे तो डैशबोर्ड में आपको कितना दिख रहा था, कितने पैसे हो गए थे? तो बोले 350 करोड़ दिख रहा। तो जब लालच का लेवल ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होने के भी चांसेस रहेंगे। तो एक तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हम इनको कहते हैं, या टेलीग्राम टास्किंग फ्रॉड्स भी कहते हैं। छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाते हैं, अच्छा, कि आप यूट्यूब पे लाइक बढ़ाइए, इस होटल का रिव्यू करके इसको पॉजिटिव डालिए। वो टास्क दिए जाते हैं, उसके एवज में आपको छोटा छोटा अमाउंट 200-500,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ वो लेके जाते हैं। उसको पिग बुचरिंग भी कहा जाता है, यानी पहले खिला पिला के आपको मोटा किया जाता है और फिर जो है आपको काटा जाता है। अच्छा। ये इसका साइबर डोमेन में इस शब्द को पिग बुचरिंग भी कहते हैं। अच्छा। तो वो चल रहा है। दूसरा ये जो डिजिटल अरेस्ट सुनने को मिलता है, जिसमें कि फोन करके और स्काइप या इस तरह की वीडियो कॉलिंग एप्स डाउनलोड करा के आपको डरा के आपका पैसा सैनिटाइज करने के नाम से उस पैसे को रोटेट करके और आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसमें भी लोग लाखों रुपए गवा रहे हैं। तो मेन तो अभी यही दो है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स विच इज रनिंग ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, और दूसरा ये डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड। ये दो फ्रॉड्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि वेबसाइट डिफेसमेंट है, ईमेल आईडी हैकिंग है, या आपका बिजली के बिल के नाम से कोई डरा के पैसा ले लेना, इस तरह की एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं। सिम स्वैप में क्या होता है? आपसे हम लोग देख रहे थे, उसमें कुछ ऐसा था, फोन बंद करके मेल के ओटीपी से कुछ चीजें हो रही हैं। देखिए, सिम स्वैप जो है उसमें आपका जो जेन्युइन सिम है वो वन फाइन मॉर्निंग आपका सिम बंद हो जाएगा। अच्छा। आपको लगेगा सिग्नल नहीं आ रहा या कोई समस्या होगी। खास करके फ्राइडे या सैटरडे को इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। अच्छा। जिससे कि आप जिसका सर्विस प्रोवाइडर है उस तक पहुंचने में आप सोचोगे सैटरडे संडे मंडे को जाऊंगा। फिर आपके ये जो सिम बंद कराया गया, आपके ही नाम से एक सिम पैरेलल सिम इशू कराया जाएगा। पहले ये था कि सिम इशू कराने के लिए आपको एफआईआर की जरूरत होती है कि अगर आपको सिम दूसरा चाहिए तो आपका सिम गुम गया है उससे संबंधित, पर उस मैंडेटरी चीज को हटा दिया गया था। अगर आपका सिम बंद हो गया तो फ्रॉडस्टर्स आप ही के आधार कार्ड मतलब फोटो आपका लगा लेंगे और पैरेलली एक सिम इशू करा लेंगे। अब वो सिम क्यों इशू कराया है? आपके इंटरनेट बैंकिंग को वो कंप्रोमाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके। अब उनको जो चीज चाहिए वो है ओटीपी, क्योंकि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर रखा है। तो आपका यूजर नेम पासवर्ड तो उनको पता है इंटरनेट बैंकिंग का, लेकिन उनको अभी ओटीपी और चाहिए। तो उस पहले आपके इंटरनेट बैंकिंग पेनिट्रेट कर लिया, अंदर घुस के देख लिया कि कितना आपके पास अमाउंट है। ये खासकर करंट अकाउंट्स के साथ किया जाता है कि करंट अकाउंट में पैसा ज्यादा होता है। तो जब आप उन्होंने देख लेते हैं उसके बाद फिर पैरेलल सिम इशू कराते हैं और उस पे वो ओटीपी लिया जाता है और उस ओटीपी को लेके इसमें से पैसा जो है साइफन कर दिया जाता है। ये सिम स्वैप के केसेस है। हमने उन केसेस को डील किया है, कुछ गैंग्स पकड़े भी हैं और समय समय पे एक्टिविटी। अब तो चूंकि मोबाइल कंपनीज को काफी हद तक इस मामले में सतर्क किया गया है तो कम केसेस आते हैं, साल का 1 या 2 केसेस आता है। गेमिंग एप्स वगैरह सेफ होते हैं आजकल बहुत ज्यादा? देखिए, गेमिंग ऐप कभी भी सेफ इसलिए नहीं कही जा सकते कि खेल कौन रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर अप्रोप्रिएट एज वाला व्यक्ति खेल रहा है तो वो समझदार होगा। मान लीजिए कोई बच्चा जो 12 साल 13 साल का है वो उस गेम को खेल रहा है और एक ग्रुप गेम है, ग्रुप एक्टिविटी है, जिसमें इंडोनेशिया से भी कोई खेल रहा है, मलेशिया से भी कोई खेल रहा है। तो वो जो खेल रहा है आप उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते। अगर वो बच्चे के साथ
क्योंकि बच्चों के साथ इस बात की संभावना रहती है कि उनको बुली भी कर सकता है, उनकी ग्रूमिंग भी कर सकता है, और बहुत सारी एक्टिविटी जैसा आपको सुनने में मिलता है कि बच्चा छत से कूद गया या गेमिंग का टास्क पूरा कर रहा है। तो ये उस तरह के ग्रुप गेम्स अगर खेले जा रहे हैं और अप्रोप्रिएट एज वाला व्यक्ति उसको नहीं खेल रहा है, तो पूरी संभावना रहती है कि उसमें कुछ नुकसान उसको हो जाए। बाकी एक और इसका एस्पेक्ट निकल के आया है कि गेम की लत आपको लग गई और आप उसमें बड़ा पैसा, मान लीजिए कि आप निम्न मध्यम वर्ग से व्यक्ति हैं और आप बहुत बड़ा अमाउंट उसमें जीत गए एक बार, फिर आपको लत लग गई और आप उसमें बर्बाद हो गए। तो इस टाइप की चीजें भी जो है ऑनलाइन गेमिंग में हो रही है, तो यथासंभव इनसे दूर रहा जाए तो बेहतर है। कभी फैमिली के लिए कुकिंग वगैरह करते हैं आप? टाइम मिलता है कुछ? क्या करते हैं? जैसे आज आपको पता है आज पूरा दिन खाली, आज तो फोन भी बंद कर सकता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या घर पे कैसे फिर टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, देखिए, घर पे कुकिंग वाला तो एस्पेक्ट जो है उसमें चाय बनाने तक सीमित हूँ। अच्छा। पर घर की चाय, पहली चाय मैं ही बनाता हूँ। अच्छा। तो दिन की शुरुआत की चाय मेरे द्वारा ही बनाई जाती है, उसके बाद समय नहीं मिलता। लेकिन कोरोना के समय में मैंने बच्चों के साथ मिलके हाउस मॉपिंग भी की है, हाउस क्लीनिंग भी करी है। अच्छा। क्योंकि वो समय ऐसा था जब आपके जो दूसरे मेड्स या हेल्प थे वो आते नहीं थे, तो स्वयं भी बच्चों के साथ मिलके वो काम किया है। बच्चों के साथ साइकिल पे जाके स्टेशनरी भी लाया हूँ। वो सब काम तो बीच बीच में होता रहता है। लेकिन हाँ, खाना बनाने में उतना दक्ष नहीं हूँ। लेकिन स्कूल टाइम में जब मैं अकेले रहता था, हॉस्टल में भोपाल में रह के पढ़ता था, तो खुद ही अपना पोहा बनाता था। अच्छा। खुद ही चाय बना, तब मैं बनाता था। चावल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बीच में मैं 1 साल के लिए अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने स्कॉटलैंड गया। अच्छा। तो वहाँ खुद कुक करना पड़ता था, तो वो एक दुष्कर कार्य था। आटा गूंदने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो मैं यहाँ इंदौर में बिग बाजार से आटा गूंदने की मशीन लेके गया। अच्छा। तो ऐसे करके काम चलाया अपना। पर खाना बनाना आज भी मैं मानता हूँ कि बहुत मेहनत का काम है, दुष्कर कार्य है। लेकिन तो मैं रोटी बनाने और चावल बनाने तक सीमित हूँ, उसके आगे नहीं कर पाता। क्या फेवरेट डिश क्या है इंदौर में? फूड कैपिटल है इंदौर में, तो क्या पसंद है आपको? कैसे? देखिए, मैं मीठे का शौकीन हूँ। अच्छा। तो शिकंजी जब भी मौका मिलता है पी लेता हूँ। और इमरती जो है, मावे वाली इमरती भी खाता हूँ। पोहा जलेबी का तो कोई वही नहीं। तो अमूमन अभी भी नाश्ते में 7 में से 5 दिन घर पे पोहा ही बनता है। अच्छा। तो खाना नॉर्मल वेज खाने का शौकीन हूँ। दाल चावल रोटी भिंडी और इन सब चीज़ों का शौकीन। नॉर्मल एक वेज जो डाइट होती है वो खाता हूँ। और मीठे का थोड़ा सा शौकीन हूँ। आपने जैसे बताया पीजी के लिए स्कॉटलैंड गए थे, तो क्या मेमोरीज थी वहाँ पे? कैसे रहा टाइम वहाँ का? और चूंकि आप फिर उस टाइम तो जॉब में आ चुके होंगे, आपने बताया। मैं स्टडी लीव लेके गया था। अच्छा। स्टडी लीव मिलती है हम लोगों को, मतलब पूरे करियर में 2 वर्ष की स्टडी लीव हम ले सकते हैं। अच्छा। तो उसमें से 1 वर्ष की स्टडी लीव लेके गया था मैं। ओके। तो वहाँ जब पढ़ता था तो जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे उनको पता चला कि ये एम्प्लॉयड है, पुलिस में एम्प्लॉयड है। उसमें कुछ मुंबई के भी बच्चे थे, ज्यादातर तो विदेशी बच्चे थे, लेकिन कुछ मुंबई के थे। तो मुंबई में चूंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, तो मैं उनको समझाता था कि मैं सीएसपी हूँ, तो वो सीएसपी उनको समझ में नहीं आता था, तो वो एसीपी समझते थे। तो वहाँ पे मुझे कमिश्नर बोलते थे। अच्छा। तो वो जो बाकी अंग्रेज बच्चे थे वो भी कमिश्नर बोलने लगते थे। तो वो एक अलग तरह का वो था। पर वहां मैंने ये पाया कि जो व्यक्ति वो कोर्स कर रहा था वो पूरी जिंदगी उसी लाइन में डिवोट करने वाला था, डेडिकेट करने वाला था। वहाँ ऐसा टाइम पास करने के लिए या सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कोई नहीं पढ़ाई करता। वहाँ जो पढ़ाई कर रहा है वो उसी में अपना करियर बना रहा होता है, इसीलिए पढ़ाई करता है। तो ये एक बात समझ में आई। दूसरी ये समझ में आई कि वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, जैसा आपने कहा कि वो जॉब बेस्ड तो है ही, आपको प्रैक्टिकल चीजें भी वो सिखाते हैं। हैंड्स ऑन जो है उसमें बहुत जोर रहता है। फील्ड साइबर फॉरेंसिक्स में वो फील्ड में भी ले जाते थे, आपको मूट कोर्स भी कराते थे। वहाँ के जो एक्चुअल कोर्स रहते थे उनमें भी केस को पुटअप कैसे करना, क्या करना, वो सब भी सिखाते थे। हालांकि हमारे यहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, पर उनका प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में काफी जोर रहता था। और शिक्षा पद्धति जो है उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें ऑनलाइन सब चीजें चलती हैं। जब तक आपको समझ में आता है तब तक ढेर सारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन आपके आ चुके होते हैं। तो एक अच्छी लर्निंग प्रोसेस था मेरे लिए।
स्कूल के दोस्तों से है अभी कोई कांटेक्ट? आपको ऐसा उन्हें लगता होगा कि नहीं आप यहाँ पहुँच गए, सब लोग कुछ अलग अलग कर रहे होंगे, तो कभी मिलना हो पाता है ऐसा, या कुछ गेट बिल्कुल हो टुगेदर? पाता है। मैं इसको अपने स्कूल के लगभग मैं 7th के बाद के दोस्तों से तो टच में हूँ, उसके अच्छा, पहले के दोस्तों से टच में नहीं हूँ। जैसे अगर लोटी स्कूल उज्जैन की बात करें तो उस ग्रुप में भी हूँ, भोपाल की बात करें तो कैंपन स्कूल वाले ग्रुप में भी हूँ, और बीच बीच में जब भी संभव हो पाता है मुलाकात भी करता हूँ, मिलते भी हैं, क्योंकि उसी ग्रुप से अब सभी लोग अपनी अपनी विधाओं में आगे निकल गए हैं, तो फिर भी टच में रहते हैं। और मैं वहाँ उस ग्रुप को भी साइबर अवेयरनेस के लिए कई बार यूज़ करता हूँ, और वो लोग भी जब जब उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मुझे अप्रोच करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे सर, क्या प्लान है? या देखिए अभी तो मैं अपनी PhD साइबर क्राइम में परस्यू कर रहा हूँ अभी रिसेंटली? जी, अरे जी। ग्रेट सर। तो संभवतः मैं एकेडमिक्स में, साइबर क्राइम से संबंधित एकेडमिक्स में आपको संभवतः मिलूंगा। अभी ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद शायद उसी से संबंधित किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलूंगा। अच्छा जी। स्टार्टिंग से लेके, और मतलब मेरे जैसे सभी लोगों का ये माइंडसेट हो गया कि पैसा पैसा पैसा, फैमिली से आज हम पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा के कॉल्स नहीं उठाते हैं, या प्रायोरिटी पैसा हो गया है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक कंपैरिजन वाला मूड हमेशा चलता रहता है कि ये मुझसे अच्छा कर रहा है, मैं कहीं लैग कर रहा हूँ। ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। मेरे साथ तो है, मेरे साथ वालों के साथ भी हो रहा है, ये सब चीजें फेस कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आई एग्री। और ऐसा हो गया है कि भौतिकवाद जो है वो लोगों के दिमाग में काफी हद तक घर कर गया है, लेकिन आज भी अगर आप एक सामान्य जीवन और एक, जिसे कहना चाहिए, सुकून भरा जीवन अगर जीना चाहते हैं तो वो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच पा सकते हैं, और उसमें संभवतः भौतिकवाद कह लीजिए या पैसा कह लीजिए, उसका कोई रोल नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों में जब खुशियां ढूंढने लग जाएंगे तो आपको जीवन बहुत सरल लगने लगता है। लेकिन वही जीवन जो है, जब आप बहुत अति महत्वाकांक्षी होके और मुझे ये नहीं मिला उससे कैसे मिला, ऐसा तुलनात्मक जो आपने कहा वो करने लग जाएंगे तो लोड आता है। लेकिन ये समझ में आते आते थोड़ा समय लगता है, थोड़ा, क्योंकि इनिशियल लाइफ का जो पीरियड आता है उसमें तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि आप भाग रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब जो है ये टर्शरी चीज है, जो बेसिक, जो मूलभूत चीजें हैं, वो जीवन की वो खुशियां हैं जो आपको ढूंढनी चाहिए। छोटी छोटी, कोई अगर आपका मित्र कहीं बाहर से आया है, उसके लिए आप समय निकालते हो अगर, तो आपको खुशी दे जाएगा। लेकिन आप उस समय जब भाग रहे होते हो तो उसको नजरअंदाज करते हो, और ऐसा होता है, ऐसा अपने आप हो जाता है। इसलिए जीवन धीरे धीरे सिखाता है। फिर जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आप देखते हो कि जो आप करते थे वो भी कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर गुस्सा होते हो, लेकिन आप भी वही करते थे बचपन में, तो वो भी एक लर्निंग रहती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है, लर्निंग आती है उसमें, और धीरे धीरे उसका कंपैशन जो है, चीजों के प्रति संवेदनशीलता, उसमें बहुत अंतर आता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे 25 साल में अमूमन शिक्षा खत्म होती है, 25 से 50 के बीच का जो पीरियड रहता है उसमें आदमी भागता है, बहुत तेज भागता है, और वो भागते 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 50 साल में जब मुड़ के देखता है तो वो जहाँ पहुंच गया होता है। अब वहां जाके फिर वो सोचता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। तो 50 के बाद जो शुरू होता है वो, क्योंकि आपको जिंदगी सिखा चुकी होती है, बहुत कुछ सिखा चुकी होती है, तो 50 के बाद का समय जो है वो असली आनंद वाला है, अगर आप उसको एंजॉय कर सके। मैं तो अपने दोस्तों से मजाक भी करता हूँ कि ये वो समय है जब आप इंजन बंद कर लीजिए, रोलिंग पे गाड़ी को चलाइए। तो ये वो समय है जब आप थोड़ा सा रुक के जो है जिंदगी को जी सकते हैं, क्योंकि आपकी जो नौकरी है, आपका जो प्रोफेशन है, वो आपने इसलिए किया ताकि आप अपनी लाइफ की जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन अगर आप उसी में अपनी षड्यंत्र, उसी में अपने दुश्मन, और उसी में सब चीजें, छोटी बड़ी, मेरी लाइन बड़ी उसकी छोटी, ये करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो लाइफ सिखाती है, लाइफ इवॉल्व करती है आपको, बहुत सारी बातें जो हैं समय के साथ ही समझ में आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इंटरनेट, मोबाइल की दुनिया है, मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाहता था, इसने आज की यूथ को इतना उलझा दिया है कि अगर वो सुबह अपने द्वारा डाले गए पोस्ट पे लाइक्स कम देखता है तो वो उसका दिन अच्छा नहीं जाता है।
और अगर वो 6 घंटे उमूमन हर बच्चा स्क्रीन टाइम मिनिमम 6 घंटे है, आप देख लीजिए, मैं दावा करता हूँ हर बच्चे का स्क्रीन टाइम 6 आवर्स प्लस है, 1/3 ऑफ द डे। 1/3 ऑफ द डे। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी जिंदगी में सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अपने बेटे की जब हमारे यहाँ मैंने अपने परिवार में एक रूल बनाया है कि जब तक आप 12th से बाहर नहीं जाते आपको स्मार्टफोन नहीं मिलता। अच्छा जी। तो मैंने मेरा बेटा जो 11th में है उसको भी ये रूल में चलाया था, पर कोरोना के टाइम में रूल थोड़ा बहुत टूटता सा दिखता तो गैजेट्स दिए। तो मैं मान रहा था कि कोई उसका फेसबुक अकाउंट नहीं है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, स्नैपचैट पे वो नहीं, तो आई एम डूइंग गुड पेरेंटिंग। फिर वन फाइन मॉर्निंग आई फाउंड ही इज ऑन अ प्लेटफॉर्म व्हिच आई डिडंट नो, दैट वाज डिस्कॉर्ड। और ये नाम मेरे लिए नया था, हो सकता है आपके लिए भी नया हो, पर आप जब डिस्कॉर्ड खोल के देखेंगे तो वो पूरी एक दुनिया है जिसमें ना व्हाट्सएप की जरूरत है ना फेसबुक की, उसमें सब कुछ है, ये सब सारी सुविधाएं उस पर अवेलेबल है। अच्छा। तो मैं कुछ स्कूलों में जब अवेयरनेस करने जाता हूँ तो बच्चों से जब पूछता हूँ तो बच्चे हाथ उठाते हैं क्योंकि सारे बच्चे उस पे हैं। तो बच्चों की दुनिया एक अलग बसी हुई है दुनिया। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो ऑनलाइन एक्टिविटीज जो है वो उनके जीवन का अंग बन चुकी है। जब वो उनके जीवन का अंग बन चुकी है, डिजिटल ट्रेल छोड़ रही है, तो डिजिटल ट्रेल छोड़ के कई बच्चे उसमें अपनी जिंदगी को उलझा भी ले रहे हैं, क्योंकि वो जो है आपको कई ऐसी गतिविधियां करवाती है, क्योंकि आप जब यंग रहते हैं, आप में मैच्योरिटी नहीं रहती, तो आप कई गलतियां कर जाते हैं। तो उसके कारण दूसरा बच्चा मान लीजिए डिप्रेशन में चला गया, आपने किसी बच्चे को बुली कर दिया या आपने किसी बच्चे को कोई कमेंट कर दिया, तो ये गतिविधियां लगातार हर स्कूल में चल रही हैं, हमारे पास तक आती भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को अगर सिंपल रखने की कोशिश करेंगे तो उसका आनंद आगे चल के ले पाएंगे। अगर उसको इंटरनेट और मोबाइल के जाल में उलझा लेंगे, कई युवक युवतियां उस चक्कर में जो है परेशान भी रहते हैं, तो उसको सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, तो आपको ना किसी से कुछ छिपाना पड़ेगा। और अगर उनका मोबाइल जो है कुछ समय के लिए भी उनके पास से दूर हो जाए तो वो बड़े व्याकुल से हो जाते हैं। तो इसलिए वो भी जरूरी है कि बच्चों को आप परिवार जो है मिलके, जैसे कहते हैं ना कि एक दिन नो मोबाइल डे या जो भी उस तरीका हो सकता है वो करेंगे तो जिंदगी और सुकून भरी हो सकती है। नहीं, सही बोला सर आपने। 6 घंटे का स्क्रीन टाइम, मुझे लगता है कहीं रिसर्च देख रहे थे, ये ड्रग से ज्यादा एडिक्टिव हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 साल के बच्चे बिना कार्टून देख के खाना नहीं खा रहे हैं। पेरेंट्स अपने टाइम शेड्यूल को इतना बिजी कर लिया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कार्टून देखते में खा ले जल्दी से। तो वो बड़ा वही रश वाली लाइफ हो चुकी है सबकी, कि सब भाग रहे हैं। मेरे पास सिंगल मदर आई थी, उनके अकाउंट से 11,000 रुपए निकल गए थे। तो समाव हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पाया उनके बच्चे ने किया, तो बच्चे को बुलाया। अच्छा। बच्चा 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 11 साल का था। हमने काउंसलिंग के एंगल से बुलाया था, मोटा सा चश्मा लगाया था बच्चा। हमने पूछा उससे बच्चे से कि बेटा तुम क्या करते हो, तो मदर चूंकि ऑफिस गोइंग थी, तो बच्चा 2 बजे स्कूल से लौट आता था, तो 4 घंटे तो जब तक वो मदर लौटती थी 2 से 6 वो खेलता था ऑनलाइन गेम, और रात को 2 घंटे और, यानी वो 6 घंटे रोज जो है 6th क्लास में ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उसकी आंखें जो है मोटा चश्मा लग चुका था। फिर हमने उसको पूछा, उसको ये नहीं पता था कि क्या गलत किया उसने। हमने बच्चे से पूछा, बेटा ये मम्मा के अकाउंट से 11,000 रुपए, बोले अंकल उसमें गेम्स खरीदने थे ना। गेम्स में ऐसी कई स्थितियां रहती हैं जिसमें आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, या उस गेम के अगले लेवल पे जाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, वो पेड रहती है। तो उसने बच्चे ने उस एक्टिविटी के लिए अपनी मदर के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया था। तो चूंकि जो आपने कहा ना, पेरेंट्स क्या करें, वो उनको स्मार्टफोन दे दिया, मदर ने ये सोच के दे दिया मैं नहीं हूँ घर पे, तो थोड़ा सा बिजी, वो उससे सेटिस्फाइड था बच्चा। लेकिन वो जिस दिशा में जा रहा है, 6 घंटे वो अगर गेमिंग कर रहा है 6th क्लास में, तो दैट इज नॉट गुड। पेरेंटिंग टिप्स फॉर न्यू कपल्स। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ। मैं पेरेंटिंग टिप्स यही देता हूँ कि स्मार्टफोन जो है अगर बहुत जरूरी नहीं है तो स्कूलिंग में ना दें। कीपैड वाला जो है फोन दे दीजिए, और ट्यूशन जाना है, कहीं जाना है, उसके लिए कीपैड। घर में आप पर्सनल कंप्यूटर ऐसी जगह लगाइए जो कॉमन प्लेस हो। बीच बीच में अपने बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने में कोई बुराई नहीं है।
कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उतनी समझ होती है, कुछ मदर्स को नहीं होती है, तो मदर्स के मोबाइल को यूज करते हैं बच्चे कई बार, मदर को नहीं समझ में आता है। तो आपको बीच बीच में आपको स्मार्ट पेरेंटिंग भी करनी पड़ेगी। उसके क्विकली एक रिकैप जो है आप देख लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कल रात को 2:30 बजे भी वो ऑनलाइन था, ये आपको दिख जाएगा। तो ये आपके लिए इशारा काफी होगा, और आप उसको इशारे से समझा सकते हैं। एक घटना यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पेशा थे। उनके कार्ड से पिछले 2-3 साल में 3 लाख रुपए चले गए थे। छोटे छोटे अमाउंट जाते थे, तो उनको नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने बीच में कई शिकायत की तो कुछ ट्रेस नहीं हुआ, तो वो मेरे पास आए, मेरे को संभवतः जानते थे। दूसरे दिन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा बेटा है? बोले हाँ है। मैंने कौन सी क्लास में? बोले 10th क्लास। मैंने कहा बस थोड़ा सा उसको नजर रखना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे की पिटाई कर दी मेरे इतना फोन करने पे, और बेटे ने कर लिया अपना कमरा बंद। वो टेंशन में आ गए, तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा मैं आपको नजर रखने को बोला था, उसकी पिटाई करने को नहीं बोला था। तो बोले नहीं, थोड़ा सा डिटेल पता नहीं। मैंने कहा नहीं, उसको लेके आ जाओ कल मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि वो अंकल बुला रहे हैं, तो वो तैयार नहीं हुआ आने। फिर वो हस्बैंड वाइफ आए, तो मैंने हस्बैंड वाइफ को ये बताया कि आपका बेटा, मैंने कहा कितने बजे लौटता है स्कूल से? बोले 2 बजे। मैंने कहा फिर आप दोनों तो ऑफिस में रहते हो? बोले वो अपनी नानी के यहाँ जाता है। ठीक है। मैंने नानी के यहाँ बढ़िया वाला फुल स्पीड का वाईफाई है, वहां बैठ के वो लाइव पॉर्न देखता था बच्चा। और उसने अपने मदर फादर के जो कार्ड्स थे वो साइट पे लोड कर रखे थे। तो छोटा छोटा अमाउंट करता था। मदर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बहुत छोटा अमाउंट उनको लगता था कोई चार्जेस होंगे किसी चीज के। तो वो पिछले 3 साल से लाइव पॉर्न जो है नानी के यहाँ बैठ के देखता था। फिर मैंने जब ये बात बताई फादर को, तो फादर बोला हाँ मैंने 1 साल पहले उसको वो कंबल ओढ़ के अंदर लैपटॉप देखा, तो मैं पकड़ा तो था, कुछ इस तरह की उल्टी सीधी चीज देख रहा था। तो यानी आपको अपने बच्चों की एक्टिविटी में नजर तो रखना पड़ेगा। हाँ, उनकी दुनिया अलग है। वो कोशिश एक जिसे कहना चाहिए ना कि वो आपसे तेज चलेंगे, क्योंकि वो नए एरा वाले लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना डर या इतना नजर रखनी पड़ेगी इन पे कि थोड़े से जिम्मेदार जब तक नहीं हो जाते वो, तब तक कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहे, क्योंकि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी नहीं। और गेमिंग ऐसी चीज है, ऑनलाइन गेमिंग की कोई अछूता उससे नहीं है। तो वो तो एक चैलेंज है, क्योंकि कई जगह बच्चे ऐसा रिएक्ट करते हैं जिसमें माँ बाप को जो है वो उल्टा कई बार जिससे कहना चाहिए ब्लैकमेल टाइप का भी करते हैं कि उनको गैजेट्स क्यों नहीं दिए गए। तो आपको उन सब चीजों से ऊपर उठते हुए जो है कोशिश करनी पड़ेगी यथासंभव आप उसको नियंत्रित कर सकें। बच्चों के फेलियर पे कैसे डील करते हैं? आपके पास आते होंगे कि पापा ये गलत हो गया, उनके फेलियर्स पे आपका रिएक्शन क्या रहता है? कि नहीं, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पुलिस की नौकरी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो जब एज पुलिस ऑफिसर ट्रेन से कटे हुए व्यक्ति के लाश के टुकड़े जब आप उठाते हो, और मैंने उठाए हैं थाना प्रभारी जब हमारा छा जाता, तो आपकी जो संवेदनशीलता है, जब एक बेटी ये शिकायत करने थाने में आती है कि मेरा पिता मुझे रेप करता है, तब आपकी संवेदन, तो ये सब चीजें जब पुलिस की जॉब में आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइफ के ऐसे पता चलते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को संभवतः नहीं पता चलते। तो इसलिए फेलियर्स में मैं उनको 100% सपोर्ट करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उसका उनके सामान्य जीवन पे असर ना हो। डर लगता है कि वो लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए जितना आपने एक स्टेटस मेंटेन किया है। बच्चों के पार्ट पे डर लगता है कि कैसा फ्यूचर रहेगा, कहाँ पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैंने कोशिश की कि उनकी पेरेंटिंग या उनकी जो अपब्रिंगिंग वो इतनी नॉर्मल हो, और उसमें कहीं भी ऐसा कोई विषय नहीं रहा जिसमें मेरा बच्चा बिगड़ गया टाइप, या ऐसा कोई विषय आया नहीं। तो शायद ईश्वर ने मेरे पे कृपा रखी, तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं। फुल सपोर्ट किया उनको, लेकिन उन्होंने भी रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं। एक कोई अवेयरनेस प्रोग्राम जो आप चाहेंगे इंदौर में या हमारे यहाँ स्कूल या कॉलेज में चलना चाहिए, कैंपेन टाइप की, या रेगुलर बेसिस पे उस पर क्लासेस हो या अवेयरनेस प्रोग्राम हो, वर्कशॉप? देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से कहूंगा, और इस बारे में शायद कुछ कार्य चल भी रहा है। अच्छा, कि स्कूलिंग में ही डिजिटल हाइजीन जिसको कहते हैं, डिजिटल हाइजीन, जैसे आप खाना खाते हैं उससे पहले हाथ धोते हैं, ये एक हाइजीन है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से साइबर हाइजीन होती है, यानी अगर आप इंटरनेट पे आ रहे हैं, मोबाइल पे आ रहे हैं,
तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ओके। तो उसकी बेसिक आपके करिकुलम में ही फर्स्ट क्लास से आपकी करिकुलम का हिस्सा अगर वो बन जाए, तो जब तक आप स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे होंगे तो यू विल बी वेल अवेयर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करना है, इंटरनेट मोबाइल पे कैसे आपको बिहेव करना है, क्या क्या प्राइवेसी सेटिंग्स आपकी रहेंगी, तो ये सब स्कूलिंग के करिकुलम है, क्योंकि आप कैसे बच सकते हो इन चीजों से। और अगर आप को स्कूल में नहीं सिखाया ऑफ हैंड एक अवेयरनेस सेशन से आप नहीं सीख सकते। कंटिन्यूअस आपकी प्रोसेस में होना चाहिए। हर साल फर्स्ट में कुछ सिखाया, सेकंड में कुछ सिखाया, थर्ड में, ऐसा करिकुलम का हिस्सा वो होना चाहिए। तो एक बच्चा स्कूलिंग के बाद परिपक्व इंटरनेट सर्फर बन के निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी तक के करियर में ऐसा कौन सा केस था जो आप कभी नहीं भूल सकते, मतलब बहुत पावरफुल लगा हो आपको कि ये तो मुझे हमेशा याद रहता है, भूल ही नहीं सकता हूँ मैं कभी भी? निश्चित रूप से एक केस ऐसा है जिसको मैं संभवतः अपने जहन से मिटा नहीं पाता। मैं एसडीओपी के रूप में गुना जिले में कार्य कर रहा था, तो वहाँ का एक केस था कि एक न्यूली मैरिड लेडी थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। तो न्यूली मैरिड लेडी का मर्डर हो गया था और वो बच्ची घायल हो गई थी। Okay. जब उसका पोस्टमार्टम किया गया उस लेडी का, तो ये भी पाया गया कि मर्डर से पहले रेप भी किया गया। तो वो, चूंकि मैं एसडीओपी था, मैं घटनास्थल पे पहुंचा था, मैंने वो घायल बच्ची को हॉस्पिटल भी भिजवाया था। बच्ची सब 3 साल की थी आज, अगर मुझे ठीक से याद हो तो। और वो लेडी जो है उसका मर्डर हो गया था। मर्डर किया गया था, एक तार से गले में लपेट के उसका मर्डर, बड़ा gruesome मर्डर था। उसमें वो जो बच्ची थी उसको, चूंकि उसकी भी घायल अवस्था में थी, वो मान के ऐसा मुझे लगता है कि जिसने मर्डर लेडी का किया था उसने इसको भी मारा था, और ये मान के कि ये मर गई है बच्ची, वो छोड़ गया था। तो बच्ची का ट्रीटमेंट चला, करीब हफ्ता 10 दिन बाद वो इस स्थिति में आई कि उसको जो है उससे कोई बात कर सके या बोल सके। फिर हमने जब सस्पेक्ट्स जो है उनका जो बच्ची का जो पिता था, वो उस दिन वो किराना बेचता था, तो वो किराना बेचने दूसरे कस्बे में गया हुआ। तो वो जब लौटा तो उससे भी पूछताछ हुई, कई बातें हुई। तो पहले तो वही सस्पेक्ट था कि उसी ने तो नहीं मार दिया, ऐसी कई सारी बातें आई। बाद में जब हमने उसमें सस्पेक्ट्स को अलग अलग थ्योरीज के आधार पर उठाना शुरू किया, तो हमारे पास 7-8 ऐसे कैरेक्टर्स इकट्ठा हो गए थे जो हमको लगता था कि ये संदेहास्पद है। तो क्या किया जाए, तो हमने वो बच्ची के साथ एक लेडी कांस्टेबल की जेलिंग कराई कि वो उसको कंफर्टेबल बनाए। तो जब वो बच्ची कंफर्टेबल हो गई, तो हमने उसके रूम में, जहां वो एडमिट थी, उसके रूम के सामने से एक एक करके वो 8 कैरेक्टर गुजारे। तो पहली बार में वो चौथे कैरेक्टर पे वो बच्ची डरी और रोने लगी। फिर हमने थोड़ा गैप दिया, फिर हमने उस चौथे कैरेक्टर की पोजीशनिंग 7th पे कर दी। फिर गुजारे तो वो 7वें पे फिर रुकी। ऐसे करके 3 राउंड्स में हम 100% श्योर हो गए थे कि ये जो लड़का है, ये संभवतः उस गांव के सरपंच का लड़का था। और वो जो उस लेडी का पति था, थोड़ा सा फीवल टाइप का था, मतलब थोड़ा सीधा साधा था। तो ये लोग डोमिनेट करके उसके घर में घुसे और उस युवती के साथ रेप किया, मर्डर किया उसका। फिर हमने वो बच्ची को जैसे ही वो दिखाया, वैसे ही हमने बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी, मिनट भी लेट नहीं किया, उस लड़के को फट से सेपरेट किया पूरे ग्रुप में से, और फिर उसकी जो क्वेश्चनिंग शुरू करी। तो विद इन हाफ एन आवर वो कन्फेस किया, उसने पूरा घटनाक्रम उनको बताया। बट वो जो कहानी है, वो बच्ची की जो आंखें हैं, वो आज भी नहीं भूलती, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल में खुद भी मौजूद था। वो बच्ची, 3 साल की बच्ची की आंखों में जो दहशत और दर्द था, तो वो एक ऐसा क्राइम वर्क था जिसको संभवतः मैं जो है कभी भूल नहीं पाता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, माय प्लेजर। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा ये। आपका एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि मूवी बन सकती है। इतने अप एंड डाउन देख लिया आपने, या इस फील्ड में ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने टाइम दिया हमें, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।